इस दुनिया में आने के बाद मैंने एक अजीब-सी आदत बना ली थी। हर कुछ दिनों में ह्यूमन ट्रैफिकर से 1-2 छोटी लड़कियाँ खरीद लाता था। जितनी छोटी उम्र, उतना अच्छा। अगर मासूम हों, दुनिया की चालाकियों से बिल्कुल अनजान हों, तो और भी बढ़िया। पूरे शहर में लोग मुझे छुप-छुप कर गालियाँ देते थे। सब मुझे एक घिनौना परवर्ट समझते थे, जिसे छोटी लड़कियों का पागलपन हो। लेकिन किसी को असली सच नहीं पता था। मैं ये सब किसी गंदी चाहत की वजह से नहीं कर रहा था। मैं ये सब सब्सिडी कमाने के लिए कर रहा था। इस दुनिया में आते ही मेरे साथ एक सिस्टम अवेकन हुआ था। ये सिस्टम मुझे हर दिन पूरे 10 युआन देता था। उस समय एक जिन चावल की कीमत सिर्फ 2 युआन थी। यानी मेरी रोज की सब्सिडी से पूरे 5 जिन चावल मिल जाते थे। और इस दौर में वही 5 जिन चावल बेचकर आसानी से 50 कॉपर कॉइन्स मिल जाते थे। अब तक मैं इन्हीं पैसों के सहारे जिंदा था। मैंने 200 कॉपर कॉइन्स देकर पूरे महीने के लिए 100 स्क्वायर मीटर से भी बड़ा घर किराए पर लिया और साथ ही 3 दुबली-पतली लड़कियां भी खरीद लीं, जिनकी हालत ऐसी थी जैसे हवा चले तो उड़ जाएं। लेकिन मेरा असली मकसद कुछ और था। मैं अपनी फ्यूचर सब्सिडी बढ़ाना चाहता था। फिलहाल मेरी टीम में सिर्फ मैं ही था। सिस्टम के हिसाब से हर अप्रूव्ड मेंबर पर रोज 10 युआन मिलते थे। लेकिन ये तीनों लड़कियां अभी प्रोबेशन पीरियड में थीं। मैं बस यही उम्मीद कर सकता था कि ये जल्दी इवैल्यूएशन पास कर लें। जिस दिन ऐसा हो गया, मेरी डेली सब्सिडी सीधे 40 युआन हो जाएगी और जिंदगी पहले से कहीं आसान बन जाएगी। जब मैं डाइनिंग रूम में पहुंचा तो 11 साल की जिंगसियू और 10 साल की जिनवेन मेज पर कटोरियां सजा रही थीं, जबकि 13 साल की जिनी नाश्ते की आखिरी तैयारी कर रही थी। कुछ ही दिन पहले मैंने इन तीनों को शहर के ट्रैफिकर्स से खरीदा था। इनके पुराने नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, इसीलिए मैंने अपना सरनेम देकर इनके नए नाम रखे, जाओ जिन्नी, जाओ जिंगसियू और जाओ जिनवेन। मेज पर कुल 4 कटोरियां रखी थीं। मेरी कटोरी बड़ी थी, उसमें गाढ़ी खिचड़ी जैसी पॉरेज भरी हुई थी और ऊपर से एक अंडा भी रखा था। लेकिन बाकी तीनों के हिस्से में इतनी पतली पॉरेज थी कि कटोरी का तला साफ दिखाई दे रहा था। साथ में बस अचार की एक छोटी सी कटोरी। ये देखकर मैंने बेबसी से सांस छोड़ी और कहा, जिनी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमारे साथ ऐसा फर्क मत किया करो। मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ कि कुछ कटोरी पॉरेज और न बना सकूं। जिनी हल्के से मुस्कुराई और बोली, मास्टर, हमारे हिस्से की ये पॉरेज भी हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा खाना है। उसकी बात सुनकर मैं बस चुपचाप सिर हिला सका, क्योंकि वो गलत नहीं थी। मुझसे मिलने से पहले इन तीनों की जिंदगी नरक से भी बदतर थी। इनके लिए साधारण चावल की पॉरेज भी किसी दावत से कम नहीं थी। शुरू शुरू में तो ये मेरे साथ एक ही मेज पर बैठने तक की हिम्मत नहीं करती थीं, बल्कि अपने लिए पॉरेज बनाना भी जरूरी नहीं समझती थीं। अब हालात पहले से काफी बेहतर थे, लेकिन कुछ बदलाव जबरदस्ती नहीं लाए जा सकते। इनके दिल में सालों से जमा डर सिर्फ समय ही मिटा सकता था। अगर मैं जल्दीबाजी करता तो ये मुझसे और भी डरने लगती। मैंने तीनों की तरफ देखा और कहा, नाश्ता खत्म होने के बाद मैं शहर घूमने जा रहा हूँ। तुम तीनों घर पर ही रहना। खाना खत्म होते ही मैं अपने कमरे में गया और चावल की बोरी निकाल ली। कल और आज की सब्सिडी मिलाकर पूरे 20 युआन हो चुके थे, यानी 10 जिन चावल आराम से खरीदे जा सकते थे। मैंने आवाज लगाई, जिन्नी, इसमें 10 जिन चावल हैं। बाद में इन्हें बॉस जो की ग्रेन शॉप पर बेच देना। फिर उसी पैसे से कुछ सब्जियां खरीद लेना। जो बच जाए उसे संभाल कर रख देना। वैसे अब तक हमने कितने पैसे बचाए हैं? जिनी गर्व से बोली, 346 कॉपर कॉइन्स। हर दिन वो अपनी दोनों छोटी बहनों के साथ बैठकर बार-बार पैसे गिनती थी। जिंदगी में पहली बार किसी ने उस पर इतने पैसों की जिम्मेदारी छोड़ी थी, इसलिए उसे एक कॉइन की भी गलती होने से डर लगता था। मैंने सिर हिलाया और कहा, मुझे 300 कॉपर कॉइन्स दे दो। थोड़ी देर बाद वो एक छोटा लकड़ी का डिब्बा लेकर लौटी। उसने उसमें से नाखून जितने छोटे, चमकदार चांदी के 2 टुकड़े निकाले। हर टुकड़े की कीमत 1 खिएन यानी पूरे 100 कॉपर कॉइन्स थी। फिर उसने बड़ी सावधानी से 100 कॉपर कॉइन्स और गिने और सब मेरे हाथ में रख दिए। मैंने पैसे लिए और शहर की तरफ निकल पड़ा। शहर की गलियां ज्यादा बड़ी नहीं थीं। कुछ ही मिनटों में मैं लगभग पूरा बाजार पार करके ह्यूमन ब्रोकर की दुकान पर पहुंच गया। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही शॉपकीपर चैन अपनी होंठों के दोनों तरफ लटकती मजाकिया मूंछों और बेहुदा मुस्कान के साथ मेरी तरफ भागता हुआ आया। मास्टर जाओ, आप तो बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आज ही एक शानदार माल आया है। यकीन मानिए, बिल्कुल आपकी पसंद का। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर वो घिनौनी मुस्कान देखते ही मेरा मन हुआ कि एक घूंसा सीधे उसके मुंह पर दे मारूं। धिक्कार है, इस बूढ़े हरामखोर ने ही पूरे शहर में मेरी ऐसी बदनामी फैलाई थी।
हर जगह यही अफ़वाह उड़ाता फिर रहा था कि बाहर से आया कोई अमीर आदमी जाओ छोटी लड़कियों का दीवाना है, 3 को घर ले जा चुका है और हर कुछ दिन बाद नई लड़की खरीदने फिर पहुंच जाता है। मैंने गुस्सा दबाते हुए ठंडे स्वर में कहा, उसे बाहर लाओ, पहले मैं देखूंगा। इस कचरे से ज्यादा बात करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था। चैन ने एक किशोर नौकर को किसी को लाने भेज दिया और खुद वहीं रुककर मेरे लिए चाय डालने लगा। कुछ ही देर बाद एक अधेड़ औरत अंदर आई और उसके साथ एक बेहद नन्ही सी लड़की थी। तभी अचानक मेरे सिस्टम की नोटिफिकेशन सामने आ गई। मेरे चेहरे पर अपने आप एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। जिनी आखिरकार अपना प्रोबेशन पीरियड पास कर चुकी थी। अब मेरी डेली सब्सिडी में पूरे 10 युआन और जुड़ने वाले थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि जिंक्सियू और जिनवेन भी उसी दिन खरीदी गई थीं, इसीलिए पूरी संभावना थी कि वो दोनों भी आज दोपहर तक इवैल्यूएशन पास कर लेंगी। यानी मेरी इनकम 10 युआन से सीधा 40 युआन रोज होने वाली थी। ऐसी खबर सुनकर भला मैं खुश कैसे ना होता, लेकिन मेरी इस खुशी को शॉपकीपर चेन ने बिल्कुल गलत समझ लिया। मुझे इतना खुश देखकर उसके चेहरे की मुस्कान और भी गंदी हो गई। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि लड़की सिर्फ 8 साल की है और उसे डर था कि शायद सौदा न हो, लेकिन अब उसे पूरा भरोसा हो गया था कि काम बन जाएगा। बल्कि अब तो वो कीमत और बढ़ाने का सोचने लगा। मन ही मन उसने खुशी से सोचा, ये बाहर वाला मास्टर जाओ सच में कितना बड़ा दरिंदा है। लेकिन 8 साल की उस बच्ची को जितना लोग समझते थे, वो उससे कहीं ज्यादा ज्यादा समझदार थी। जैसे ही उसने मुझे मुस्कुराते देखा, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। रो रो कर उसकी आंखें पहले ही सूज चुकी थीं, लेकिन अगले ही पल उनमें फिर आंसू भर आए। वो अपनी माँ के पीछे छिप गई, उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और फूट-फूट कर रोते हुए बोली, "माँ, मुझे मत बेचो, प्लीज़। दाया अच्छी बच्ची बनेगी, आपकी हर बात मानेगी, छोटे भाई का भी ख़्याल रखेगी, बाहर जाकर पैसे भी कमाएगी, पापा की दवाई भी खरीदेगी, बस मुझे मत बेचो।" उसकी माँ का दिल भी टुकड़े-टुकड़े हो चुका था। आंसू लगातार उसके गालों पर बह रहे थे। अगर जिंदा रहने का कोई और रास्ता होता, तो कौन अपनी ही बेटी को बेचता? लेकिन घर का इकलौता कमाने वाला आदमी बीमारी से बिस्तर पकड़ चुका था। अगर उसका इलाज न हुआ, तो एक औरत अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर कैसे जीती? तभी शॉपकीपर चैन फिर मुस्कुराकर बोला, "मास्टर जाओ, बताइए, ये लड़की कैसी लगी?" मैंने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, "लड़की ठीक है। अगर ये मेरे साथ आने को तैयार है, तो मैं इसे खरीद लूंगा।" चैन ने तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा, "अरे इतनी भी क्या जल्दी है? मास्टर जाओ, जरा इसे ध्यान से देखिए, कितनी नाजुक और प्यारी है, कीमत में थोड़ा और जोड़ दीजिए।" मैंने तुरंत उसकी तरफ घूरकर देखा और ठंडी आवाज में कहा, "प्यारी? इसकी हालत देखी है? इतनी दुबली हो गई है और तुम इसे प्यारी कह रहे हो? ये आत्मविश्वास आया कहाँ से? मेरे भाई जांग बायरेन ने दिया है या लियांग जिंगरू ने?" इतना कहकर मैं खड़ा हो गया और बोला, "अगर कोई और ठीक लड़की हो, तो बाद में मुझे खबर कर देना।" आज मेरी इनकम बढ़ने वाली थी, इसीलिए मेरा मूड पहले ही अच्छा था। लेकिन इस माँ-बेटी को इस तरह टूटकर रोते देख, मैं उनके परिवार को अपने हाथों से अलग नहीं कर सकता था। मेरी बात सुनकर शॉपकीपर चैन का चेहरा उतर गया। उसे समझ ही नहीं आया कि मैं सच में जा रहा हूँ या सिर्फ कीमत कम करवाने का नाटक कर रहा हूँ। अगर ये सौदा टूट गया, तो उसके दर्जनों कॉपर कॉइन्स का नुकसान होना तय था। वो घबराकर मेरे पीछे भागा और चिल्लाया, "मास्टर जाओ, रुक जाइए, बात तो कीजिए, कीमत कम कर देंगे।" मैं दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उस औरत ने मेरे पायंचे को कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ इतने सूखे और कमजोर थे कि मुझे सच में डर लगा, कहीं जोर से छुड़ाने पर टूट ही न जाएं। उसने थकी हुई, बुझी-बुझी आंखों से मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, "मास्टर, मैं अपनी बेटी बेच दूंगी।" ये 3 शब्द बोलते ही जैसे उसके शरीर की आखिरी ताकत भी खत्म हो गई और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। मैं कुछ पल उसे देखता रहा, फिर भारी मन से धीरे से बोला, "ठीक है, मैं इसे खरीदता हूँ।" अगर बात सिर्फ उसकी अपनी जान की होती, तो मुझे यकीन था कि वो कभी अपनी बेटी को नहीं बेचती, चाहे खुद मर ही क्यों न जाती। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया, तो सिर्फ वही नहीं, पूरा परिवार भूख और बीमारी से खत्म हो सकता था। मैं धीरे-धीरे वापस मेज तक गया और चांदी के 2 टुकड़े जोर से मेज पर पटक दिए। इस बार शॉपकीपर चैन की हिम्मत नहीं हुई कि फिर से मोलभाव करे। वो तुरंत घबराकर ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट निकालने लगा। 60 कॉपर कॉइन्स का साफ मुनाफा कमाकर मुझे सच में अच्छा लग रहा था, लेकिन माँ बेटी को आखिरी बार एक दूसरे से विदा लेते देख मेरा पूरा मूड खराब हो गया। उसकी माँ बार-बार अपनी बेटी को समझा रही थी कि हमेशा अच्छा व्यवहार करना, सबकी बात मानना और उसका हर एक शब्द मेरे दिल पर भारी पड़ रहा था। आखिर मैंने धीरे से कहा, "मेरे पास अभी और भी काम है, अब हमें चलना चाहिए।" औरत ने बाएं हाथ में पैसे कसकर पकड़ रखे थे
और दाएं हाथ से अपनी बेटी का हाथ थाम रखा था। फिर एक दर्द भरी चीख उसके मुंह से निकली और कांपते हुए उसने अपनी बेटी का हाथ छोड़ दिया। मैं उसकी तरफ देखकर बोला, मैं तुम्हें अपना घर बता देता हूँ। अगर कभी अपनी बेटी से मिलने का मन हो तो बेझिझक आ जाना। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। उसने सम्मान से सिर झुकाया और बोली, मास्टर, मैं नियम जानती हूँ। मैं आपके घर आकर आपको परेशान नहीं करूंगी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बस मेरी एक ही विनती है, मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखिए। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं बैल या घोड़े की तरह आपकी सेवा करके भी आपका एहसान चुकाऊंगी। मैंने हल्के से सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मेरे साथ इसकी जिंदगी यहाँ से कहीं बेहतर होगी। और हाँ, ली दाया नाम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आज से तुम्हारा नाम जाओ जिंग्युअन होगा। चलो अब मेरे साथ घर चलते हैं। मैं आगे आगे चलने लगा और जाओ जिंग्युअन चुपचाप मेरे पीछे चल दी। उसके आंसू पूरे रास्ते रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो सिर्फ अपने परिवार से हमेशा के लिए बिछड़ने की वजह से नहीं रो रही थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसकी जिंदगी कैसी होने वाली है। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, जिन्नी, दरवाजा खोलो, मैं वापस आ गया हूँ। दरवाजा खुला और जिन्नी ने बाहर झांका। उसके कपड़े और चेहरा मिट्टी से सने हुए थे, लेकिन मुझे देखते ही उसके चेहरे पर खिली मुस्कान किसी फूल जैसी लग रही थी। मास्टर, आप आ गए। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम सब मिट्टी में क्यों लथपथ हो? मैंने मना किया था ना, वैसे भी हम यहाँ ज्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। वो शर्माते हुए मुस्कुराई और बोली, हम सब बहुत बोर हो रहे थे तो सोचा जमीन पलट देते हैं, क्या पता जाने से पहले कुछ उग ही जाए। उसकी बात सुनकर मैंने बेबस होकर सांस छोड़ी। ये लड़कियां सच में बहुत अच्छी थीं। बस अफसोस इस बात का था कि किस्मत ने इनके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। तभी जिन्नी की नजर मेरे पीछे खड़ी छोटी लड़की पर पड़ी। उसने उत्सुक होकर पूछा, मास्टर, ये कौन है? मैं मुस्कुराया और बोला, आज ही इसे घर लाया हूँ। आज से इसका नाम जाओ जिंग्युअन है। अब ये तुम्हारी छोटी बहन है, इसलिए इसका अच्छे से ख्याल रखना। जिनी, इसके लिए कुछ खाने को बना दो। जिंगस्यू, जिनवेन, तुम दोनों मिट्टी खोदना बंद करो और पानी गरम करो। जिंग्युअन को नहलाना है, अभी भी इसके शरीर से काफी तेज बदबू आ रही है। जी मास्टर, तीनों लड़कियों ने एक साथ खुशी से जवाब दिया। पूरे रास्ते जाओ जिंग्युअन आंसू पोंछती रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने से बस थोड़ी बड़ी तीन लड़कियों को देखा, उसके दिल का डर थोड़ा कम हो गया। तीनों इतनी आराम से, इतनी खुश दिखाई दे रही थीं कि उसे पहली बार लगा शायद उसकी नई जिंदगी उतनी डरावनी नहीं होगी जितनी उसने सोची थी। तभी मुझे अचानक कुछ याद आया और मैंने पूछा, तुम में से किसे सुई धागे से सिलाई करनी आती है? जिनी ने बिना एक पल गनवाए जवाब दिया, मास्टर, हम सबको आती है। इस दौर में खाना बनाना और सिलाई करना हर लड़की के लिए जरूरी हुनर था, चाहे वो इसमें माहिर हो या नहीं, लेकिन ये काम आना ही चाहिए। यहाँ तक कि जाओ जिंग्युअन ने भी धीरे से हाथ उठाया और डरते डरते बोली, मैं भी सिलाई कर सकती हूँ। वो खुद को काम की साबित करना चाहती थी, क्योंकि बिछड़ने से पहले उसकी माँ बार बार उससे यही कह रही थी, अपनी कीमत साबित करना, खूब मेहनत करना, आज्ञाकारी रहना, कम खाना। मैं मुस्कुराया और प्यार से उसकी बात बीच में ही रोक दी। ठीक है, अब सब अपने अपने काम में लग जाओ, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। मेरे बाहर निकलते ही घर का माहौल अचानक और भी जिंदा हो गया। जिन्नी ने कहा, तुम दोनों पानी गर्म करो और जिंग्युअन को नहला दो, मैं इसके लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। जिंगस्यू और जिनवेन तुरंत खुशी से बोली, चिंता मत करो बड़ी बहन, हम अपनी छोटी बहन का पूरा ध्यान रखेंगे। बेचारा जाओ जिंग्युअन समझ भी नहीं पाई कि क्या हो रहा है और दोनों लड़कियां उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गईं। रास्ते भर वो लगातार उससे बातें करती रहीं, उसे बताती रहीं कि यहाँ सब लोग कितने अच्छे हैं, मास्टर उनका कितना ख्याल रखते हैं और अब उसे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उसे अच्छे से नहलाया, फिर अपने पुराने लेकिन बिल्कुल साफ और बिना बदबू वाले कपड़े पहनाए और आखिर में उसे खाने की मेज तक ले आईं। वहां उसके सामने गर्मा गर्म गाढ़ी चावल की पॉरेज रखी थी और साथ में अचार की छोटी सी कटोरी। जिंगसियो मुस्कुराकर बोली, क्या देख रही हो, जल्दी खाओ, भूख नहीं लगी? जाओ जिंगयुअन ने जोर से लार निकली और घबराकर बोली, बड़ी बहनों, आप लोग खाइए, मुझे भूख नहीं है। थोड़ी देर रुककर उसने धीरे से कहा, असल में मेरे लिए थोड़ा सा जंगली साग वाली पोरिज ही काफी है, मुझे चावल की पोरिज नहीं चाहिए। जिन्नी ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, आराम से खाओ, हम लोग सुबह ही नाश्ता कर चुके हैं और पोरिज भी खा चुके हैं। फिर उसकी घबराहट देखकर बोली, हमें अभी थोड़ा काम करना है, इसलिए हम चलते हैं, तुम पोरिज ठंडी होने से पहले खा लेना। जाओ जिंगयुअन जल्दी से उठ खड़ी हुई और बोली, मैं भी आपके साथ काम करूंगी। जिन्नी मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए बोली, पहले खाना खत्म करो फिर काम करना, हम चलते हैं। तीनों के जाने के बाद चाओ जिंगयुअन ने बहुत सावधानी से कटोरी उठाई और पॉरिज की खुशबू सूंघी। इतनी अच्छी खुशबू, वो मन ही मन सोचने लगी, आखिरी बार मैंने चावल की पॉरिज कब खाई थी? शायद पिछले साल नए साल पर, और तब भी
ये इतनी गाढ़ी नहीं थी। क्या मैं सच में यहाँ रोज चावल की पोरिज खा सकती हूँ? अगर ऐसा है तो मैं बहुत मेहनत करूंगी। सूरज निकलने से पहले उठ जाऊंगी और अंधेरा होने के बाद ही सोऊंगी। कब उसने पूरी कटोरी खत्म कर दी, उसे खुद भी पता नहीं चला। कटोरी इतनी साफ हो चुकी थी जैसे किसी ने धो दी हो, जबकि सच ये था कि उसने आखिरी दाने तक चाट लिया था। उसका छोटा सा पेट अब गोल हो गया था। पेट तो भर चुका था, लेकिन मन अभी भी नहीं भरा था। उसे पूरा यकीन था कि अगर अभी 2 कटोरी और रख दी जाए तो वो उन्हें भी खत्म कर देगी। चाहे ज्यादा खाकर उसका पेट ही क्यों ना फट जाए, वो आखिरी बूंद तक सब पी जाएगी, क्योंकि ये खाना उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। तभी अचानक बाहर से जिंक्सयू की आवाज आई। बड़ी बहन, मास्टर वापस आ गए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। अगले ही पल दरवाजा खुला और मैं हाथ में कपड़े की एक बड़ी गठरी लेकर अंदर आया। जाओ जिंगयुआन तुरंत खड़ी हो गई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी उस चमचमाती साफ कटोरी पर पड़ी, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। अच्छा हुआ कि वो अभी अभी नहाकर आई थी, वरना मिट्टी के नीचे किसी को उसका लाल चेहरा दिखाई भी नहीं देता। मैं मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखकर बोला, देखा अब कितना अच्छा लग रहा है। साफ सुथरे रहने से खुद भी अच्छा लगता है और दूसरों को भी। आओ सब इधर आओ, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए मैं तुम सबके लिए कुछ गिफ्ट्स लाया हूँ। मैंने गठरी मेज पर रखी और उसे खोला। अंदर मोटे कपड़े का पूरा थान था, साथ में सुई और धागा भी। मैंने कहा, जिन्नी, इस कपड़े के 380 कॉपर कॉइन्स लगे हैं। देखो, क्या इससे तुम चारों के लिए नए कपड़े बन जाएंगे? फिलहाल पैसे थोड़े कम हैं, बाद में जब ज्यादा पैसे होंगे तो तुम सबके लिए रंग बिरंगे कपड़े खरीदूंगा। जिनी वहीं की वहीं जड़ हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उनके लिए सच में कपड़ा खरीदूंगा। उसके दिल में खुशी और दुख दोनों एक साथ उमड़ पड़े। जब उसने सुना कि आगे चलकर मैं और भी अच्छे कपड़े खरीदूंगा, तो उसने जल्दी से आंखों में आए आंसू पोंछे और बोली, मास्टर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये कपड़ा ही हमारे लिए बहुत है। सच में उसने कभी नई पोशाक पहनने का सपना भी नहीं देखा था। उस समय साधारण किसानों के बच्चे भी कई कई साल तक नए कपड़े नहीं पहनते थे। ज्यादातर लड़कियों को पहली बार नए कपड़े सिर्फ शादी के दिन मिलते थे, और कुछ को वो भी नसीब नहीं होते थे। मैं हंसते हुए बोला, अरे ये तो बस थोड़ा सा कपड़ा है, इसके लिए रोने की क्या बात है? जिन्नी, सच सच बताओ, क्या ये काफी है? उसने मन ही मन हिसाब लगाया और बोली, शायद 4 जोड़ी बन जाएं। मैंने भौं उठाई और मुस्कुराकर कहा, शायद मतलब कपड़ा कम है, कोई बात नहीं, कल मैं 100 कॉपर कॉइन्स का और कपड़ा खरीद लाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग हर इंच बचाने के चक्कर में ऐसे कपड़े बनाओ जो ठीक से पहन भी न सको। या फिर ऐसा करो, हर कोई 2 की जगह एक ही बांह सिल लेना, फिर सब एक हाथ बाहर निकालकर साधुओं की तरह घूमना। मेरी बात सुनते ही चारों लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। जिनवेन ने तो वो नजारा अपने दिमाग में सोच लिया और हंसते हंसते बोली, अगर ऐसा हुआ तो हम साधु नहीं साध्वी लगेंगे। मैं भी जोर से हंस पड़ा। अच्छा, तो यही सपना है तुम्हारा? लगता है कल तुम सबका सिर ही मुंडवा देना चाहिए। नहीं! चारों लड़कियां एक साथ चीख उठीं और तुरंत अपने अपने बाल पकड़ लिए, जैसे मैं सच में अभी उनका सिर साफ करने वाला हूँ। उनकी डरी हुई शक्ल देखकर मेरी हंसी और भी छूट गई। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें बोर होने की शिकायत नहीं होगी। आंगन खोदना भी बंद कर दो, वैसे भी हम जल्दी ही यहाँ से जाने वाले हैं। इतना सुनते ही चारों लड़कियां कपड़े के थान के चारों तरफ जमा हो गईं और उत्साह से अपने नए कपड़ों की बातें करने लगीं, जबकि मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आया। अब जिन्नी, जिंक्स्यू और जिनवेन तीनों सिस्टम का प्रोबेशन पीरियड पास कर चुकी थीं। बस कुछ दिनों बाद जब जिंगयुआन भी पास कर लेगी, तब मेरी डेली सब्सिडी पूरे 50 युआन यानी 500 कॉपर कॉइन्स हो जाएगी। सिर्फ 2 दिन की सब्सिडी ही एक ताइल चांदी के बराबर होगी। फिलहाल हमारा रोज का खर्च मुश्किल से 30-40 कॉपर कॉइन्स था। यानी अब आखिरकार मेरा असली प्लान शुरू करने का समय आ चुका था। मुझे कोई अच्छी जगह ढूंढनी थी, कुछ एमयू जमीन खरीदनी थी, घर बनवाना था, मजदूर रखकर बंजर जमीन साफ करवानी थी और धीरे धीरे अपना खुद का गांव बसाना था। मैंने मन ही मन कहा, सिस्टम, आसपास कोई सबसे अच्छी जियोमैंटिक लोकेशन ढूंढो। 100 एली के दायरे में गांव बसाने के लिए सबसे बेहतरीन जगह सर्च करो। तुरंत सिस्टम की आवाज आई, सर्च कॉस्ट 100 युआन। कंफर्म? मैं कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाकर बोला, छोड़ो, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, कुछ दिन और इंतजार करता हूँ। दोपहर ढलते ढलते जिन्नी ने रात का खाना तैयार कर लिया और दरवाजा खटखटाकर मुझे बुलाने आई। मेज पर एक लकड़ी के टब में दर्जन भर मोटे अनाज की रोटियां रखी थीं, साथ में तली हुई सब्जी, बड़ा सा सूप का कटोरा और अचार की छोटी प्लेट थी। जाओ जिंगयुआन,
ये सब देखकर दंग रह गई। रोटियों में जंगली साग तक नहीं मिलाया गया था। सब्जी और सूप में भी अनाज साफ दिखाई दे रहा था। इतने अच्छे खाने का इंतजाम तो अमीर जमींदार भी रोज नहीं करते होंगे। सिर्फ इस एक खाने में ही 10 से ज्यादा कॉपर कॉइन्स खर्च हो गए होंगे। लेकिन उससे भी बड़ा झटका उसे तब लगा जब मैं बैठते ही नाराज होकर बोला, जिन्नी, क्या घर का चावल खत्म हो गया? आज खाने का स्टैंडर्ड इतना नीचे क्यों आ गया? और सब्जी में मीट के टुकड़े कहाँ हैं? जाओ जिंगयुआन डर के मारे सांस तक रोक बैठी। जिन्नी भी घबराकर खड़ी हो गई और बोली, मास्टर, आज आपने जिंगयुआन को खरीदा, फिर इतना कपड़ा भी खरीद लिया, इसलिए मैंने। उसने सिर झुका लिया और धीमे से बोली, माफ कीजिए मास्टर, घर में अभी अंडे हैं, मैं अभी आपके लिए 2 अंडे तलकर लाती हूँ। चारों लड़कियों के डरे हुए चेहरे देखकर मुझे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरी आवाज नरम पड़ गई। मैंने कहा, 2 नहीं, कुछ और तलो, सब लोग खाएंगे। मैंने कितनी बार कहा है कि पैसों की इतनी चिंता मत किया करो, मेरे पास पैसे हैं। तुम तो सच में छोटी सी हाउसकीपर बन गई हो। थोड़ी देर बाद जेनी तले हुए अंडे लेकर लौटी। उसने मेरी कटोरी में 2 अंडे रखे और बाकी तीनों को एक एक दे दिया, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं रखा। मैं मन ही मन सब समझ गया। वो खुद को सजा दे रही थी क्योंकि उसे लगा कि उसने मुझे निराश कर दिया। बिना कुछ बोले मैंने अपनी कटोरी से एक अंडा उठाया और उसकी कटोरी में रख दिया। बहस मत करो, खाओ। जिन्नी चुपचाप बैठ गई। उसने सिर इतना नीचे कर लिया कि कोई उसकी लाल होती आंखें न देख सके। उस समय एक अंडे की कीमत लगभग 3 कॉपर कॉइन्स थी। 5 अंडों की कीमत पूरे 15 कॉपर कॉइन्स होती थी। जाओ जिंगयुन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके जैसी लड़की भी ऐसा खाना खाने की हकदार हो सकती है। मास्टर के घर में उसका पहला ही दिन था, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो उसे किसी खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था। रात का खाना खत्म होने के बाद वो अपनी तीनों बड़ी बहनों के साथ पश्चिम वाले कमरे में लौट गई, जहां चारों मिलकर अपने नए कपड़े सिलने लगी और देखते ही देखते रात गहराने लगी। घर में एक ऑयल लैंप तो था, लेकिन हम उसे कभी जलाते नहीं थे। अंधेरा होते ही सब जल्दी सो जाते थे। बड़ा सा साझा बिस्तर चारों छोटी लड़कियों के लिए आराम से काफी था। रजाइयां भले ही पुरानी थीं, लेकिन मोटी और गर्म थीं। जैसे जैसे जाओ जिंगयुआन उन रजाइयों में सिमटती गई, उसके दिल में बरसों से जमा डर और बेचैनी धीरे धीरे पिघलने लगी। उनकी जगह पहली बार उसे ऐसा सुकून महसूस हुआ जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं जाना था। उसने आंखें बंद करते हुए मन ही मन सोचा, अगर ये सपना है तो मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी आंख खुले। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही पड़ोस के घर से मुर्गे की बांग सुनाई दी। जिंगयुआन झटके से उठकर बैठ गई। अपने पुराने घर में जैसे ही मुर्गे की आवाज आती थी, उसे तुरंत उठना पड़ता था। माँ के साथ खाना बनाना, छोटे भाई बहनों की देखभाल करना, नाश्ते के बाद कपड़े धोना और कई बार जंगल जाकर जंगली साग खोद कर लाना, उसके लिए काम कभी खत्म ही नहीं होता था। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि अब वो मुझे बेच दी गई है। एक पल के लिए उसका दिल फिर भारी हो गया, मगर उसने उस दुख को जबरदस्ती दबा दिया। उसने देखा कि जिनी चुपचाप उठकर कपड़े पहन रही थी, जबकि बाकी दोनों बहनें अभी भी गहरी नींद में थीं। जिंगयुआन ने धीरे से पूछा, बड़ी बहन जिनी, उठने के बाद मुझे कौन सा काम करना है? जिनी हल्के से मुस्कुराई और धीमी आवाज में बोली, यहाँ इतना काम नहीं होता। मास्टर देर से उठते हैं, इसलिए नाश्ता भी देर से बनता है। मैं तो बस सालों की आदत की वजह से जल्दी उठ जाती हूँ। तुम अभी थोड़ी देर और सो जाओ, बाद में जिंगसियू और जिनवेन के साथ उठ जाना। जिंगयुआन आज्ञाकारी होकर फिर लेट तो गई, लेकिन बरसों की मेहनत मजदूरी ने उससे देर तक सोने की आदत ही छीन ली थी। जिन्नी के कमरे से निकलते ही वो भी चुपचाप तैयार होकर आंगन में आ गई। तभी उसने देखा कि जिंगसियू एक छोटी बाल्टी लेकर दरवाजे की तरफ जा रही थी। उसे देखकर जिंगसियू मुस्कुराई और बोली, तुम्हें भी नींद नहीं आई? लगता है हम दोनों जिनवेन जितने किस्मत वाले नहीं हैं। यहाँ आने के दूसरे ही दिन जब उसे पता चला कि सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, तब से वो आराम से सोती रहती है। अभी मैंने देखा पानी का घड़ा लगभग खाली है। जब तुम उठी गई हो तो चलो मेरे साथ पानी भर लाते हैं। जिंगयुआन के लिए काम करना ही सबसे बड़ा सुकून था। उसे लगा कि अगर उसके पास काम रहेगा तो वो बेकार महसूस नहीं करेगी। वो तुरंत अंदर गई और लकड़ी की बाल्टी उठा लाई। जिंगसियू हंसते हुए बोली, सबसे छोटी वाली बाल्टी लेना, यहाँ काम ही कितना है। पानी भरने के बाद हमारे पास बस आराम करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जिंगयुआन समझ गई कि जिंगसियू उसे सहज महसूस कराने की कोशिश कर रही है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने छोटी बाल्टी उठा ली। दोनों जब कुएं पर पहुंची तब वहां पहले से ही कई लोग लाइन में खड़े थे। दोनों आधी आधी बाल्टी पानी भरकर कई चक्कर लगाती रहीं और थोड़ी ही देर में घर का घड़ा पूरा भर गया। वापस आने के बाद जीनी ने पूछा, भूख लगी है? अगर लगी है तो मैं अभी खाना बना देती हूँ। जिंगयुआन झिझकते हुए बोली, लेकिन मास्टर तो अभी उठे भी नहीं है। जिन्नी मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, मास्टर बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मुझे तो लगता है कि वो सबसे ज्यादा खुश तब होते हैं जब हमें पेट भर खाते
और अच्छे कपड़े पहनते देखते हैं। उन्होंने हमें कभी नौकरानी की तरह नहीं माना। वो सच में हमें अपनी छोटी बहनों की तरह रखते हैं। फिर थोड़ी देर रुककर उसने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन मास्टर चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, हमें अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलनी चाहिए। वो असल में जिंगयुआन को समझा रही थी कि मेरे अच्छे व्यवहार की वजह से उसे हमारे रिश्ते की सीमा कभी नहीं भूलनी चाहिए। थोड़ी देर बाद जब मैं उठा तो हम पांचों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। उसके बाद मैंने 20 जिन चावल की बोरी कंधे पर रखी और अकेला ही बाहर निकल गया। बाहर वालों को मैं हमेशा यही बताता था कि मेरा परिवार ग्रेन बिजनेस करता है और ये चावल घर की जरूरत के लिए पहले से जमा थे। शहर की एक ग्रेन शॉप के मालिक से मेरी पहले ही बात तय हो चुकी थी। बाजार में एक जिन की कीमत 22 कॉपर कॉइन्स थी, लेकिन मैं उसे 20 कॉपर कॉइन्स में बेचता था। इस तरह उसे भी बिना मेहनत किए हर जिन पर 2 कॉपर कॉइन्स का फायदा हो जाता था। पिछले आधे महीने से हमारा ये सौदा लगातार चल रहा था और अब सब कुछ काफी स्थिर हो चुका था। घर लौटकर मैंने चारों लड़कियों को बुलाया जो नए कपड़े सिलने में लगी हुई थीं। मैं मुस्कुराते हुए बोला, सैलरी डे, सब लोग इधर आओ। इतना कहकर मैंने अपने कपड़ों में से 4 छोटी-छोटी कपड़े की थैलियां निकाली और मेज पर रख दी। जिनी ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और सबकी ओर से पूछा, मास्टर, ये सैलरी क्या होती है? मैं मुस्कुराया, हर महीने मिलने वाला पैसा। लेकिन उसकी उलझन और बढ़ गई। मास्टर, हर महीने मिलने वाला पैसा क्या होता है? उसकी मासूमियत देखकर मेरी हंसी छूट गई। इन बेचारी लड़कियों ने दुनिया ही कितनी देखी थी। मैंने समझाया, क्या तुम्हें नहीं पता कि अमीर घरों में काम करने वाली मेड्स को हर महीने पैसे मिलते हैं? जिंगस्यू हैरान होकर बोली, अपने आप को बेचने के बाद भी उन्हें पैसे मिलते हैं? मैंने सिर हिलाया, बिल्कुल, अमीर घरों में ऐसा ही होता है, लेकिन तुम लोग मेड्स नहीं हो, इसलिए इसे पॉकेट मनी समझ लो। अभी के लिए तुम चारों को हर महीने 100-100 कॉपर कॉइन्स मिलेंगे। आगे चलकर ये और बढ़ेंगे। लेकिन मेरी बात सुनने के बाद भी कोई आगे नहीं बढ़ा। चारों बस एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। किसी ने भी पैसे उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि जिंदगी में कोई चीज सचमुच उनकी अपनी भी हो सकती है। मैंने बेबसी से सिर हिलाया और कहा, अरे, मैं खुद पैसे दे रहा हूँ और तुम लोग लेने से भी डर रही हो? इतनी भी सीधी मत बनो। आखिरकार मुझे खुद ही एक-एक थैली उठाकर चारों के हाथ में रखनी पड़ी। जिन्नी ने अपनी थैली ऐसे पकड़ रखी थी जैसे वो जल रही हो। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो घबराकर बोली, मास्टर, क्या आप हमें पैसे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप हमें अपने पास नहीं रखना चाहते? उसकी बात सुनते ही मैं समझ गया कि वो सब किस बात से डर रही थीं। मैं मुस्कुराकर बोला, ये कैसी बेवकूफी भरी बातें सोच रही हो? तुम सब मुझे बेच दी गई हो। अब पूरी जिंदगी मेरे साथ ही रहोगी और जब कभी बहुत बूढ़ी होकर मरोगी तब भी मेरी कब्र से बहुत दूर दफन होने की इजाजत नहीं दूंगा। मेरी बात सुनते ही चारों की आंखों में आंसू होते हुए भी हंसी निकल गई। जिनवेन ने अपनी आंखें पोंछते हुए धीरे से पूछा, मास्टर, क्या ये पैसे सच में हमारे हैं? हम इन्हें जैसे चाहें वैसे खर्च कर सकते हैं? मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया, बिल्कुल, ये तुम्हारे अपने पैसे हैं, जो चाहो खरीदो, चाहो तो कुएं में फेंक दो, मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। जिनवेन ने तुरंत जीभ बाहर निकालकर हंसते हुए कहा, मैं पैसे कभी कुएं में नहीं फेंकूंगी। मैं हंस पड़ा और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, लगता है तुम चारों में सबसे समझदार तुम ही हो। फिर आलस से अंगड़ाई लेते हुए मैंने कहा, चलो, सैलरी बांट दी गई, अब मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ, तुम लोग जो मन करे करो। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चला गया, जबकि बाहर चारों लड़कियां खुशी से लगातार बातें करती रहीं। जिंदगी में पहली बार उनके हाथ में 100-100 कॉपर कॉइन्स आए थे। खुशी के मारे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि करें क्या। थोड़ी देर बाद जब उनका उत्साह थोड़ा शांत हुआ तो जिंगयुआन ने धीरे से कहा, मेरे पिता अभी भी बीमार हैं, पता नहीं उनकी तबीयत कैसी होगी। मैं ये पैसे घर ले जाकर माँ को देना चाहती हूँ ताकि वो दवाई खरीद सकें। क्या मास्टर नाराज होंगे? जिनी ने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं होंगे। मास्टर खुद कह चुके हैं कि ये हमारा मंथली पे है, इसे कैसे इस्तेमाल करना है ये हम तय करेंगे। जिंगयुआन ने सिर हिलाया, तो मैं घर जाकर ये पैसे माँ को दे आती हूँ। तभी जिंगस्यू भी बोली, मैं भी अपने घर जाना चाहती हूँ। सबसे बड़ी होने के नाते जिन्नी सबकी भावनाएं समझ रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, जिसका मन हो वो घर होकर आ सकता है, लेकिन ज्यादा देर मत रुकना, जल्दी वापस आ जाना। और अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो मैं खुद जाकर अधिकारियों को बता दूंगी। जिनवेन ने फिर जीभ निकालकर हंसते हुए कहा, भागेगा कौन? वहाँ ठीक से खाना नहीं मिलता था, चैन से सो नहीं सकते थे और सुबह से रात तक बस काम ही काम। मैं पागल थोड़ी हूँ जो ऐसी जगह वापस भागूं। जिन्नी मुस्कुराई, फिर जिंगयुआन की तरफ मुड़कर बोली, तुम्हारे पिता बीमार हैं, पता नहीं दवाई में कितना पैसा लगेगा, ये मेरे 100 कॉपर कॉइन्स भी रख लो। जिंगयुआन घबरा गई और तुरंत सिर हिलाने लगी, नहीं बड़ी बहन, मैं नहीं ले सकती,
मैं आपको वापस कैसे दूंगी? जिन्नी प्यार से मुस्कुराई। मास्टर ने कहा ना, ये हर महीने मिलेगा, अगले महीने लौटा देना। जिंगयुआन की आंखें फिर भर आईं। लेकिन आप अपने घर नहीं जाएंगी? उसके जवाब देने से पहले ही जिंगसियो ने हंसते हुए उसका मुंह बंद किया और उसे दरवाजे की तरफ खींचने लगी। जिनवेन भी पीछे पीछे भागी। तभी अचानक जिन्नी को कुछ याद आया और वो भी उनके पीछे दौड़ी। बाहर निकलने से पहले उसने तीनों को रोककर गंभीर आवाज में कहा, पैसे अपने घर वालों को दे देना, लेकिन किसी को ये मत बताना कि हमें हर महीने मिलेंगे। बस इतना कहना कि आज मास्टर किसी बात से खुश थे, इसलिए इनाम दिया है। फिर उसने सख्त नजरों से उन्हें देखा। अब तुम लोग बच्चे नहीं हो, मास्टर के लिए मुसीबत मत खड़ी करना। तीनों ने तुरंत उसकी बात समझ ली। अगर घर वालों को पता चल गया कि हर महीने पैसे मिलते हैं, तो वो बार बार मांगने लगेंगे या सीधे हमारे घर आ धमकेंगे। छोटी बहनों के जाने के बाद जीनी चुपचाप कमरे में वापस आई और बिस्तर पर बैठ गई। कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसे खुद भी पता नहीं चला। तभी मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर आ गया। उसने जल्दी जल्दी आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान आ ही नहीं पाई। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उसके दुबले कंधे पर हाथ रखकर धीरे से बोला, जिनी, जिस दिन मैंने तुम्हारा नाम जाओ जिन्नी रखा था, उसी दिन तय कर लिया था कि आज से तुम मेरी अपनी छोटी बहन हो। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा एक बड़ा भाई है। ये बड़ा भाई हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हारी शादी में अच्छा सा दहेज देगा और ये भी सुनिश्चित करेगा कि तुम्हारे ससुराल वाले कभी तुम्हें नीचा दिखाने की हिम्मत न करें। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत से पहले मैं खड़ा रहूंगा। अब इस दुनिया में कोई तुम्हें कभी नहीं सताएगा, तुम्हारे अपने पिता भी नहीं। ये सुनते ही जिन्नी की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। अगले ही पल वो फूट फूट कर मेरे सीने से लगकर रोने लगी। इसी दौरान चिंगन्यू टाउन के किनारे टूटी फूटी झोपड़ियों और तंग गलियों वाली गरीब बस्ती में जाओ जिंगयुआन वापस अपने घर पहुंची। चारों तरफ कीचड़, गंदगी और बदहाली फैली हुई थी। यही वो जगह थी जहां गरीब किसान किसी तरह जिंदगी काटते थे। उसे यहाँ से गए सिर्फ एक दिन हुआ था, लेकिन वापस लौटते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इस जगह की रही ही ना हो। उसने अपने घर का टूटा हुआ दरवाजा खोला, जो नाम का ही दरवाजा था। अंदर कदम रखते ही गरीबी की वही जानी पहचानी बदबू उसका स्वागत करने लगी। तभी उसका 5 साल का छोटा भाई, जो आंगन में लकड़ियां जमा कर रहा था, खुशी से चिल्लाया, बड़ी बहन, और दौड़कर उसकी कमर से लिपट गया। जिंगयुआन मुस्कुराई, लेकिन बेबस भी हो गई, क्योंकि उसके अभी अभी साफ हुए कपड़े फिर से गंदे हो चुके थे। उसे लगा कि वापस जाकर जिन्नी जरूर डांटेगी, लेकिन छोटे भाई को देखकर उसका दिल खुशी से भर गया। तभी 3 साल का दूसरा भाई भी दौड़ता हुआ आया और अपने मैले हाथों से उसे कसकर पकड़ लिया। इससे पहले कि जिंगयुआन कुछ बोलती, उसकी माँ भी शोर सुनकर बाहर भागी। बेटी को देखते ही उसके चेहरे पर खुशी चमकी, लेकिन अगले ही पल वो घबराहट में बदल गई। उसने जिंगयुआन का हाथ कसकर पकड़ा और रोते हुए बोली, दाइया, तुम वापस क्यों आ गई? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम भागकर कैसे आ सकती हो? उसने बिना सोचे दोनों छोटे बेटों को धक्का देकर अलग कर दिया। उनके गिरकर रोने की उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसे बस इस बात का डर था कि कहीं लोगों को पता न चल जाए कि उसकी बेटी भागकर वापस आई है। अगर मैंने अधिकारियों को खबर कर दी, तो उनके पूरे परिवार पर आफत टूट पड़ेगी। जिंगयुआन ने जल्दी से समझाया, माँ, मैं भागकर नहीं आई, मैंने मास्टर से इजाजत लेकर ही वापस आई हूँ। उसकी माँ ने अविश्वास से पूछा, इजाजत? कल ही तो गई थी और आज ही छुट्टी भी मिल गई। क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ? जिंगयुआन ने मजबूती से सिर हिलाया। आप मानो या मत मानो, लेकिन सच में इजाजत मिली है। मैं बस एक जरूरी काम से आई हूँ, पिताजी से मिलकर तुरंत वापस चली जाऊंगी। उसकी माँ अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। क्या सच में? तभी अंदर से एक कमजोर आवाज सुनाई दी, क्या दाया आई है? क्या दया वापस आ गई? जिंगयुआन की आंखों में तुरंत आंसू भर आए। पिताजी! वो दौड़कर अंदर गई। बिस्तर पर लेटा दुबला पतला आदमी बड़ी मुश्किल से उठकर बैठा। बेटी को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दर्द भरी आवाज में बोला, दाया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। जिंगयुआन भी रोने लगी। उसने उन्हें धीरे से वापस लिटाया और बोली, ऐसा मत कहिए पिताजी, मैं अब बहुत अच्छी हूँ। जहाँ रहती हूँ, वहाँ बारिश में छत नहीं टपकती, रात को गर्म रजाई मिलती है और खाना भी पहले से कहीं अच्छा मिलता है। कल मास्टर किसी बात से बहुत खुश थे, इसलिए आज उन्होंने हमें इनाम दिया। मैं वही पैसे आपके इलाज के लिए लाई हूँ। इन्हें दवाई पर खर्च कीजिए और जल्दी ठीक हो जाइए। उसकी बात सुनते ही उसके पिता कुछ पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गए। फिर उनकी आंखों में गहरा दर्द भर गया और उन्होंने गुस्से में बिस्तर पर जोर से मुक्का मारा।
खुशी की बात? वो जानवर, वो कमीना! जिंगयुआन हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि उसके पिता ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या ये तो अच्छी खबर नहीं थी? पीछे खड़ी उसकी माँ भी एक पल के लिए सन्न रह गई। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसका मन कर रहा था कि बेटी को गले लगाकर रो पड़े, लेकिन उसने गौर किया कि जिंगयुआन आराम से चल रही थी। उसके शरीर पर चोट का कोई निशान भी नहीं था। उसके मन में उलझन और बढ़ गई। उसने चुपचाप जिंगयुआन को आधी दीवार के पीछे ले जाकर चारों तरफ देखा और फिर बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाई, बेटी, अपनी पैंट उतारो। मेरी माँ ने हमें उस समय पूरी बात नहीं बताई, लेकिन उन्होंने चुपके से पिताजी के कान में कुछ फुसफुसाकर कहा। अगले ही पल दोनों के चेहरों पर छाया भारी तनाव जैसे गायब हो गया। ऐसा लग रहा था मानो उनके सीने से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। तभी उन्हें अचानक मेरे पैसे वाली बात याद आई और दोनों ने जल्दी जल्दी उसके बारे में पूछा। जिंगयुआन ने अपनी दोनों छोटी थैलियां निकाली और माँ के हाथ में रख दी। इनमें पूरे 200 कॉपर कॉइन्स हैं। इनसे पिताजी की दवाई खरीद लेना। इनमें से 100 मेरे हैं और बाकी 100 मेरी बड़ी बहन ने दिए हैं। शायद उनका इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये पैसे हमें उधार दिए हैं। बाद में जब मुझे फिर से रिवॉर्ड मिलेगा तब मैं उन्हें लौटा दूंगी। ये सुनते ही उसके माता पिता की आंखें लाल हो गईं। उसकी माँ भावुक होकर बुदबुदाई, अच्छे लोग, सब कितने अच्छे लोग हैं। हमारी बेटी सच में बहुत भाग्यशाली है जो उसे इतना दयालु परिवार मिला। मैं और तुम्हारे पिता तो मास्टर जाओ की लंबी उम्र के लिए रोज प्रार्थना करेंगे। जिंगयुआन हल्का सा मुस्कुराई और बोली, माँ, मुझे यहाँ आए काफी देर हो गई है, अब मुझे वापस जाना चाहिए। आगे भी अगर मास्टर मुझे रिवॉर्ड देंगे तो मैं और पैसे लेकर आऊंगी। उसकी माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आखिरकार कुछ बोल नहीं पाई। उसने बस प्यार से समझाया, वहां जाकर मन लगाकर काम करना और मास्टर झाओ की अच्छी तरह सेवा करना। उनके इतने बड़े एहसान का बदला तुम्हें जरूर चुकाना है। जिंगयुआन बस मुस्कुराकर सिर हिला सकी। वो अपने माता पिता को ये कैसे बताती कि वहां तो काम नाम की कोई चीजें ही नहीं थी, बल्कि मैं तो उन्हें ज्यादातर समय आराम ही करने देता था। टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकलते समय उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर अपने जर्जर घर को देखा। वो घर अब भी उतना ही गरीब और टूटा हुआ था, लेकिन पहली बार उसके दिल में भविष्य के लिए उम्मीद जागी थी। उसने मन ही मन सोचा, मास्टर ने कहा था कि हमें हर महीने रिवॉर्ड मिलेगा। अगर हर महीने 100 कॉपर कॉइन्स मिलेंगे तो पूरे साल में एक तेल और 2 चैन चांदी हो जाएगी। इतने पैसों से तो हमारे घर का लगभग आधा साल का खर्च निकल सकता है। मैं सिर्फ 8 साल की हूँ, फिर भी अब अपने परिवार की मदद कर सकती हूँ। ये सोचकर उसका छोटा सा सीना गर्व से भर गया और उसके कदम पहले से कहीं हल्के हो गए। बस एक ही बात उसे परेशान कर रही थी, उसके कपड़े फिर से गंदे हो गए थे। उसे डर था कि वापस जाकर जीनी उसे जरूर डांटेगी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अगली बार घर आएगी तो अपने दोनों छोटे भाइयों को भी साफ सुथरा रहना सिखाएगी, क्योंकि मास्टर को सफाई बहुत पसंद है। जैसा कि जिनवेन ने मजाक में कहा था, वैसा ही हुआ। घर जाने वाली तीनों लड़कियां आखिरकार वापस लौट आईं। आखिर कौन बेवकूफ ऐसी जगह छोड़कर भागता जहां रोज भरपेट खाना मिलता हो, आराम से सोने की जगह हो, काम बहुत कम हो, मास्टर इतना अच्छा हो और ऊपर से हर महीने पॉकेट मनी भी मिले। शायद किसी बड़े जमींदार की बेटियां भी उनसे ज्यादा आराम की जिंदगी नहीं जीती होंगी। चिंगन्यू टाउन से लगभग 12 किलोमीटर दूर हरे भरे पहाड़ों और साफ पानी से घिरी एक बेहद खूबसूरत घाटी थी। मैंने 100 युआन खर्च करके सिस्टम से सबसे बेहतरीन जियोमैंटिक लोकेशन चुनवाई और फिर 100 युआन और देकर पूरे गांव का लेआउट तैयार करवाया। उसके बाद अपनी पसंद के हिसाब से उसमें थोड़े बदलाव किए और शहर के बॉस वांग को बुलाकर मजदूरों का इंतजाम करने और घर बनवाने का काम सौंप दिया। 10 दिन से थोड़ा ज्यादा समय बीता और आखिरकार हमारा नया घर बनकर तैयार हो गया। ये कोई आलीशान हवेली नहीं थी, न कहीं नक्काशी थी, न शानदार इमारत, यहाँ तक कि इसे ईंट और टाइलों वाला पक्का घर कहना भी बढ़ा चढ़ाकर बोलना होता। चारों तरफ बस 2 मीटर ऊंची मिट्टी की दीवारें थीं और सबसे कीमती चीज सिर्फ आसपास के पहाड़ों से काटी गई लकड़ी की मोटी बलियां थीं। लेकिन चाहे घर कितना भी साधारण क्यों न हो, अब हमारे पास आखिरकार ऐसी जगह थी जो हमें धूप, बारिश और तूफान से बचा सकती थी। जब मैं पहली बार चारों लड़कियों को वहां लेकर पहुंचा तो कोई भी अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था। जिनी चारों तरफ देखते हुए अविश्वास से बोली, मास्टर, क्या अब से यही हमारा घर होगा? मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, अभी ये बहुत साधारण है। जब हमारे पास और पैसे होंगे तो इसे गिराकर इससे भी बड़ा और सुंदर घर बनाएंगे। चलो पहले पीछे चलते हैं। तुम सब अपनी अपनी पसंद का कमरा चुन लो। उसके बाद बॉस वांग सामान रखवा देंगे और फिर हम यहाँ आकर रह सकेंगे। हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है। तभी
अचानक सिस्टम की नोटिफिकेशन मेरे दिमाग में गूंज उठी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिक्स्ड बेस एस्टैब्लिश्ड, रिवॉर्ड, टीम एक्सपेंशन बोनस और एक लॉटरी ड्रॉ। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। आखिरकार एक और लॉटरी का मौका मिल गया। इस बार मैं इसे इस्तेमाल कर सकता था। सिस्टम के अनुसार उसकी लॉटरी बहुत ही दुर्लभ और ताकतवर थी। मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्राइस पूल भी चुन सकता था। सिस्टम मिलने के बाद से ही मैं अपनी पहली लॉटरी किसी बेहद ज़रूरी मौके के लिए बचा कर रखे हुए था। लेकिन इस समय मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पैसों की थी। ये छोटा-सा घर बनाने में ही 20 दिनों की सब्सिडी खत्म हो चुकी थी। आगे खेत साफ करवाने थे, लोगों को यहाँ बसाना था और पूरे गाँव को विकसित करना था। हर काम के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने मन ही मन आदेश दिया, सिस्टम, लॉटरी शुरू करो। टारगेट ऐसा कुछ हो जो इस्तेमाल करने में आसान हो और जिससे पैसे कमाए जा सकें। कुछ ही पल बाद सिस्टम की आवाज आई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एक इंटीग्रेटेड डिस्टिलेशन एपरेटस प्राप्त हुआ है। कृपया इसकी प्लेसमेंट लोकेशन चुनिए। मैंने निराश होकर अपना सिर खुजाया। अभी रहने दो, बाद में तय करूंगा कि इसे कहाँ रखना है। सच कहूं तो मैं किसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी की उम्मीद कर रहा था, शायद बड़े पैमाने पर नमक बनाने की टेक्निक या कोई और ऐसी चीज जिससे पूरा उद्योग खड़ा हो जाए। कम से कम कोई ऐसी जानकारी तो मिलती जिससे कोई दुर्लभ सामान बनाया जा सके। लेकिन बदले में मुझे एक डिस्टिलेशन मशीन मिली। बेकार तो नहीं थी, लेकिन मेरी उम्मीदों जैसी भी बिल्कुल नहीं थी। मैं चलते चलते पीछे वाले आंगन में पहुंचा, जहां चारों लड़कियां खुशी खुशी अपने कमरों के बारे में बात कर रही थीं। अब घर में इतने कमरे थे कि चाहे तो चारों अलग अलग रह सकती थीं, लेकिन काफी सोचने के बाद उन्होंने फिर भी साथ रहने का फैसला किया। जिनी ने जिंग्युन के साथ एक कमरा चुना, जबकि थोड़ी आलसी जिंगस्यू और जिनवेन ने दूसरा कमरा साझा करने का निश्चय किया। नया जाओ रेजिडेंस अभी इतना नया था कि पूरा बना हुआ भी नहीं लगता था। कमरे तो थे, लेकिन उनमें अभी न दरवाजे लगे थे, न खिड़कियां और न ही कोई फर्नीचर था। अच्छी बात ये थी कि अब कमरे तय हो चुके थे, इसीलिए बॉस वांग पहले इन्हीं कमरों को पूरा करवाने वाले थे और बाकी घर बाद में धीरे धीरे तैयार होगा। बॉस वांग से सारी बातें तय करने के बाद मैं चारों लड़कियों को किराए की घोड़ा गाड़ी में बैठाकर वापस छिंगन्यू टाउन ले आया। घर तो बन गया था, लेकिन उसमें रहने के लिए बिस्तर, फर्नीचर और रोजमर्रा का सारा सामान अब भी खरीदना बाकी था। इसमें समय भी लगना था और काफी पैसा भी। कुछ और दिन बीतने के बाद आखिरकार पीछे वाले कमरों में दरवाजे, खिड़कियां और जरूरी फर्नीचर भी लग गया। एक दोपहर घोड़ा गाड़ी धीरे धीरे जाओ रेजिडेंस के सामने आकर रुकी। चारों लड़कियां खुशी से उछलती हुई एक एक करके नीचे उतरी, जबकि मैं आराम से उनके पीछे उतरा। जिन्नी चमकती आंखों से पूरे आंगन को देखते हुए फिर बोली, मास्टर, क्या अब सच में यही हमारा घर है? मैंने गर्व से मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, आज से यही हमारा घर है, जाओ परिवार का घर। ये सुनते ही चारों लड़कियों के चेहरे खुशी से लाल हो गए। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, जिंगसियू और जिनवेन दौड़ते हुए अंदर घुस गईं और सीधे पीछे वाले आंगन की तरफ भागी। हमारी गाड़ी के पीछे एक और बिना छत वाली बैलगाड़ी आकर रुकी, जिसमें लकड़ी के कई बिस्तर लदे हुए थे। गाड़ीवान के साथ 4 दुबले पतले मजदूर भी आए थे। उनमें से एक ने सम्मान से झुककर पूछा, मास्टर जाओ, ये बिस्तर कहाँ लगाने हैं? मैंने जिन्नी की तरफ देखकर कहा, जिन्नी, तुम ये काम देखो, सामने वाले आंगन के 5 कमरे और बीच वाले आंगन के 5 कमरे चुन लो। पहले उन 10 कमरों में सारे बिस्तर लगवा दो। मेरी नजर में जिनी अभी भी एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन इस दौर में उसकी उम्र की लड़कियों को लगभग बड़ा मान लिया जाता था। 14-15 साल की उम्र में शादी होना और बच्चे पैदा करना बिल्कुल आम बात थी। नए कपड़े पहनने के बाद भले ही वो सिर्फ साधारण मोटे कपड़े के बने थे, लेकिन वो बिल्कुल नए, साफ सुथरे और बिना किसी पैबंद के थे। ऐसे कपड़े उस समय बहुत से लोगों की पहुंच से बाहर थे। उन्हें पहनकर जिनी किसी अमीर घर की नौकरानी जैसी लग रही थी। शहर में अगर वो इस रूप में निकलती तो लोग उसे देखकर तारीफ किए बिना नहीं रहते। उधर बिस्तर पहुंचाने वाले मजदूर फटे पुराने और मैले कपड़ों में थे। उनका मुखिया तो उसकी तरफ सीधा देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। उसने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, मिस जिनी, हम आपके बताए अनुसार काम करेंगे। ये बिस्तर कहाँ रखने हैं? पहली बार किसी के मुंह से मिस जीनी सुनकर उसका दिल खुशी से उछल पड़ा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आने दिया। वो मेरी इज्जत कम नहीं होने देना चाहती थी। इसके बाद चारों लड़कियां पूरे जोश के साथ नए घर की सफाई में जुट गईं। नए कपड़े कहीं गंदे या फट न जाएं, इसलिए उन्होंने तुरंत पुराने कपड़े पहन लिए और घर के अंदर बाहर बिना रुके काम करती रहीं। काम करते करते कब शाम होने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। तभी अचानक जीनी के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे नहीं, मास्टर को तो भूख लगी होगी, वो घबराकर बोली और तुरंत अपनी छोटी बहनों को हाथ मुंह धोने, अच्छे कपड़े पहनने और खाना बनाने के लिए बुला लिया। नए घर की खुशी में हमेशा बचत करने वाली जिनी भी आज दिल खोलकर खर्च करने के मूड में थी। उसने पूरे 4 तरह की सब्जियां
एक बड़ा सूप और गर्मा-गर्म सफेद चावल तैयार किए। खाना खाते समय मैं हर निवाले की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। सब कुछ इतना स्वादिष्ट था कि मैं बार-बार उसकी तारीफ करता रहा। खाना खत्म होने के बाद मैंने मुस्कुराकर कहा, "अभी कोई उठेगा नहीं। आज हम एक मीटिंग करेंगे, हमारे परिवार की पहली फैमिली मीटिंग।" जिनी ने हैरानी से पूछा, "मास्टर, फैमिली मीटिंग क्या होती है?" मैंने बिना कुछ समझाए अपने सिस्टम स्टोरेज में हाथ डाला, जैसे कोई जादू दिखा रहा हूँ, और वहां से 5 छोटी नोटबुक्स और 5 फाउंटेन पेन्स निकाल लिए। पहली नोटबुक के नीचे दाईं तरफ मैंने बड़े ध्यान से 3 शब्द लिखे, "जाओ जिनी।" फिर नोटबुक और पेन उसके हाथ में देते हुए बोला, "जिनी, ये नोटबुक और ये पेन अब तुम्हारे हैं। आज से इन्हें हमेशा अपने साथ रखना।" वो दोनों चीजों को अविश्वास से देखती रह गई। फिर उसने उन्हें दोनों हाथों से ऐसे संभाल कर लिया जैसे जरा सी ताकत लगाने पर वो टूट जाएंगे। नोटबुक पर लिखा नाम देखकर उसने धीरे से पूछा, "मास्टर, क्या ये मेरा नाम है?" जिन्नी पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। उसे बस कुछ आसान अंक और एक दो साधारण शब्द पहचानने आते थे, जैसे 1, 2, 3, बीन और स्टोन। लेकिन उन्हें लिखना तो दूर, ठीक से पढ़ना भी नहीं आता था। उसकी आंखें धीरे धीरे फिर से भर आईं। उसके दिल में हमेशा यही लगता था कि मैं उन चारों के साथ उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा अच्छा व्यवहार करता हूँ। कई बार तो उसे लगता था कि वो इस प्यार के लायक ही नहीं है, और जब भी ऐसा ख्याल आता, वो मन ही मन खुद से वादा करती कि अपनी पूरी जिंदगी मेरी सेवा करके और मेरा एहसान चुकाकर ही बिताएगी। इसके बाद मैंने जिंक्स यू, जिनवेन और जिंग युअन की नोटबुक्स पर भी उनके नाम लिखे और एक एक करके उन्हें दे दी। फिर चारों की तरफ गंभीरता से देखते हुए बोला, "आने वाले समय में मुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। मैं सब कुछ अकेले नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम चारों को मेरी मदद करनी होगी।" जिनी ने बिना एक पल गंवाए सिर हिलाया, "मास्टर, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आपका और इस पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखूंगी।" मैं मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, "मेरा मतलब वो नहीं है, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। असली काम ठीक वैसे जैसे शहर के शॉपकीपर्स करते हैं।" ये सुनते ही जिनवेन की आंखें उत्साह से चमक उठी। "शॉपकीपर्स? मास्टर, क्या हम भी शॉपकीपर्स बन सकते हैं?" उसके चेहरे को देखकर ही समझ आ रहा था कि वो अपने मन में कैसी तस्वीर बना चुकी है। शायद वो खुद को लंबा चोगा और व्यापारी वाली टोपी पहनकर दाढ़ी वाले बड़े बड़े व्यापारियों के बीच बैठा हुआ सोच रही थी, जहां सब लोग बड़े सौदों की बातें कर रहे हों। मैं हंस पड़ा और पूरे विश्वास से बोला, "बिल्कुल बन सकते हो।" जिंगसियो ने आश्चर्य से पूछा, "लेकिन शॉपकीपर्स तो हमेशा आदमी ही होते हैं ना?" मैंने हाथ हिलाते हुए दृढ़ आवाज में कहा, "थोड़ा बड़ा सोचो, अपनी सोच को खुला रखो। किसने कह दिया कि औरतें मर्दों से कम होती हैं?" जिंगसियो ने मासूमियत से बुदबुदाया, "सब लोग यही कहते हैं।" उसकी बात सुनकर मैंने बेबस होकर उसकी तरफ देखा। "तुम्हें हर बार माहौल खराब करना जरूरी लगता है क्या?" मेरी बात सुनते ही चारों लड़कियां जोर से हंस पड़ीं। मैं भी मुस्कुराया और बोला, "अच्छा, वो सब बातें बाद में करेंगे। अभी सबसे पहले हमारी पहली क्लास शुरू करते हैं।" मेरे हिसाब से अब भी हमारा बिजनेस इतना स्थिर हो चुका था कि रोज लगभग 500 कॉपर कॉइन्स कमा सकता था। यानी एक टाइल चांदी कमाने में अभी भी पूरे 2 दिन लगते थे। पूरे साल की कमाई जोड़ भी दी जाए तो मुश्किल से 100 से थोड़ा ज्यादा टेल्स ही बनते। मैंने सिर हिलाते हुए लंबी सांस ली। "ये बहुत कम है।" मेरी बात सुनकर चारों लड़कियां मुझे ऐसे देखने लगीं जैसे मैंने कोई मजाक कर दिया हो। उनकी नजर में साल भर में 100 से ज्यादा टेल्स कमाना किसी सपने से कम नहीं था। पूरे चिंगन्यू टाउन में शायद ही इतने लोग होंगे जो साल भर में इतनी कमाई कर पाते हों। मैं मुस्कुराया और बोला, "इसीलिए मैं अपने होम टाउन से एक बहुत खास चीज लेकर आया हूँ। आगे चलकर वही हमारा सबसे बड़ा बिजनेस बनेगा।" चारों एक साथ उत्सुक होकर आगे झुक गईं। "क्या है मास्टर?" मैंने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, "वाइन, हम बहुत बढ़िया वाइन बेचेंगे।" इतना सुनते ही चारों ने सवालों की झड़ी लगा दी। कोई पूछ रहा था कैसी वाइन होगी, कोई पूछ रहा था कहाँ बनेगी। मैं बस हंसते हुए हाथ हिलाकर बोला, "थोड़ा इंतजार करो, अभी उसका इक्विपमेंट पहुंचा नहीं है।" फिर मैंने दोनों हाथ ताली की तरह बजाए। "चलो, अगला टॉपिक। अब हमें नए घर के सामान की प्लानिंग करनी है। अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि सब कुछ एक साथ खरीद लें, इसलिए धीरे धीरे एक एक करके जरूरी चीजें खरीदेंगे।" हैरानी की बात यह थी कि वाइन बिजनेस से भी ज्यादा उत्साह लड़कियों को इस टॉपिक में था। चारों बड़े जोश से चर्चा करने लगी कि पहले कौन सा फर्नीचर खरीदा जाए, कौन से बर्तन चाहिए, कौन कौन से घरेलू सामान सबसे जरूरी हैं। काफी देर बाद जब सब शांत हुआ तो मैंने आगे कहा, "तीसरा टॉपिक, आज से मैं हर दिन 1-2 घंटे तुम सबको पढ़ना, लिखना और मैथमेटिक्स सिखाऊंगा। आगे चलकर तुम चारों मैनेजर्स बनोगी।" मेरी ये बात सुनते ही पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। चारों ऐसे जम गईं जैसे उन्हें अपने कानों पर यकीन ही ना हो। काफी देर बाद जिनवेन हकलाते हुए बोली, "मास्टर, क्या क्या आप सच में हमें पढ़ना लिखना सिखाएंगे?" इस दुनिया में पढ़ाई किसी पवित्र चीज से कम नहीं मानी जाती थी। एक स्कॉलर तैयार करने में इतना पैसा खर्च होता था कि आम किसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। पूरे चिंगन्यू टाउन में सिर्फ एक छोटी सी एकेडमी थी जहां एक बूढ़ा स्कॉलर बच्चों को पढ़ाता था। सिर्फ साल की ट्यूशन ही 5 टेल्स चांदी थी। उसके ऊपर खाना,
कपड़े, कागज, ब्रश, इंक और बाकी खर्च जोड़ दिए जाए तो एक छात्र पर साल का 20-30 टेल्स आराम से खर्च हो जाता था। आम किसानों के लिए ये रकम आसमान छूने जैसी थी। बहुत से परिवार तो पूरी जिंदगी में भी इतना पैसा नहीं जोड़ पाते थे। स्कॉलर बनाना मतलब हर साल 20-30 टेल्स का लंबा इन्वेस्टमेंट करना, वो भी बिना किसी गारंटी के। फायदा होगा या नहीं, ये तो किस्मत ही तय करती थी। अगर कोई सच में सफल हो जाए तो लोग कहते थे कि उसके पूर्वज स्वर्ग से आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी सारी चिंताएं सुनने के बाद मैं मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें सिर्फ इतना पढ़ाऊंगा कि तुम पढ़ लिख सको, हिसाब किताब कर सको और काम संभाल सको। तुम्हें इंपीरियल एग्जामिनेशन थोड़ी दिलवानी है। फिर मैंने एक और उंगली उठाई। और आखिरी टॉपिक, मैं कुछ परमानेंट वर्कर्स रखने वाला हूँ। उनका मुख्य काम आसपास की बंजर जमीन साफ करना और एस्टेट का काम संभालना होगा। लेकिन हमें सोच समझकर तय करना होगा कि कितने लोगों को रखना है और उन्हें कितनी सैलरी देनी है। आखिर हम अभी इतने अमीर भी नहीं हैं। जिनिए कुछ देर सोचने के बाद बोली, मास्टर, आप कितने एमयू जमीन पर खेती करना चाहते हैं? मैंने थोड़ी सहलाते हुए कहा, अभी तय नहीं है। फिलहाल मान लो कि लगभग 20 लोगों को काम पर रखते हैं। बताओ रोज कितना खर्च आएगा? लेकिन सच तो ये था कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो आदमी हो, औरतें हों, बूढ़े हों या बच्चे। मेरे लिए सबसे जरूरी चीज पॉपुलेशन थी, क्योंकि हर नया इंसान मतलब सिस्टम से रोज के 10 युएन। और जिन्नी ने कुछ पल मन ही मन हिसाब लगाया और बोली, एक साधारण किसान परिवार में 5-6 लोग होते हैं और उनके पास 2-3 एमयू जमीन होती है। टैक्स देने और आधी फसल खुद खाने के बाद जो बचती है उसे बेचकर साल भर में मुश्किल से एक टैल चांदी मिलती है। ज्यादातर परिवार साल खत्म होने तक कुछ भी बचा नहीं पाते। लेकिन अगर आप नई जमीन खुलवाए और कम टैक्स लें तो मुझे लगता है बहुत लोग आपके पास आ जाएंगे। मैंने सिर हिलाया। मैं उनसे टैक्स लेने का सोच ही नहीं रहा और जमीन भी बांटने वाला नहीं हूँ। मैं खुद कुछ खास फसलें उगाऊंगा, उन्हें सिर्फ सैलरी दूंगा। इसलिए बताओ कितनी सैलरी ठीक रहेगी? जिनवेन ने काफी सोचने के बाद जवाब दिया, अगर खाना भी उन्हें खुद खरीदना पड़े तो एक परिवार का साल भर का खर्च एक टैल चांदी से थोड़ा ज्यादा होगा। मोटे अनाज और जंगली साग खाकर वो गुजारा कर सकते हैं। जिंगसियू ने भी तुरंत हामी भरी, हाँ, हमारे घर में भी ज्यादातर समय जंगली साग ही बनता था। एक टाइल साल भर के लिए काफी माना जाता था। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया। 5-6 लोगों का एक परिवार सिर्फ जिंदा रहने के लिए महीने के लगभग 125 कॉपर कॉइन्स खर्च करता था। अगर मैं उसका 2 गुना दूं तो उन्हें जंगली साग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 250 कॉपर कॉइन्स सुनने में अजीब लग रहे थे, इसलिए मैंने सीधे कहा, ठीक है, हर परिवार को महीने के 300 कॉपर कॉइन्स मिलेंगे। पहले कुछ परिवारों को रखेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ये सोचकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। पूरे परिवार को काम पर रखने का खर्च मेरे लिए सिर्फ 30 युएन महीना था। इससे सस्ता लेबर मुझे और कहाँ मिलने वाला था? मेरी बात सुनकर जिंगस्यू की आंखें फैल गईं। मास्टर, आप सच में इतना देंगे? मैंने भी हैरानी से पूछा, क्या ये बहुत ज्यादा है? वो थोड़ी झिझकी, फिर धीरे से बोली, मास्टर, क्या सच में कोई भी आ सकता है? आदमी, औरत, बूढ़े, बच्चे, सब? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। तो क्या मैं अपने माँ पापा को भी बुला सकती हूँ? लेकिन उसके इतना कहते ही जिनी ने तुरंत सख्त आवाज में टोका, जिंगस्यू। वो डरकर तुरंत सिमट गई और सिर झुकाकर बोली, माफ कीजिए मास्टर। मैं मुस्कुराया और जिनी की तरफ देखकर बोला, अपनी छोटी बहन को इतना मत डराओ, मुझे वैसे भी वर्कर्स चाहिए। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके परिवार से हैं। जिंगस्यू, अगर तुम्हारे माता पिता आना चाहें तो उन्हें ले आना। बाकी लोग भी चाहें तो अपने परिवार को बुला सकते हैं। मेरी बात खत्म होते ही जिंगसियो, जिनवेन और जिंगयुअन तीनों की आंखों से आंसू निकल पड़े। अगले ही पल तीनों जोर से घुटनों के बल बैठ गईं और बार बार मुझे माथा टेकने लगीं। मैं एक को उठाता तब तक दूसरी फिर झुक जाती। आखिरकार मैं हंसते हुए बोला, बस करो, सब तुरंत खड़ी हो जाओ। अगर अभी नहीं उठी तो फिर मैं तुम्हारे परिवारों को आने ही नहीं दूंगा। ये सुनते ही तीनों फटाफट उठकर खड़ी हो गईं। जब सबका मन थोड़ा शांत हुआ तब जीनी अपनी कुर्सी पर बैठी बैठी गंभीर आवाज में बोली, ध्यान से सुनो, अब तुम सब जाओ परिवार का सरनेम रखती हो। यही तुम्हारा घर है और मास्टर ही तुम्हारा परिवार है। अगर किसी ने अभी जो नियम सुने हैं उन्हें तोड़ा तो मैं उसे और उसके पूरे परिवार को यहाँ से भेज दूंगी। सबको समझ आ गया। वो निर्दयी बनने की कोशिश नहीं कर रही थी, वो सिर्फ पहले से नियम तय कर रही थी ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। तीनों ने एक साथ सिर हिलाया, जी बड़ी बहन, समझ गए। जिनी मुस्कुराई, अच्छा अब जाओ अपने परिवारों को लेकर आओ। वो तीनों को लेकर सामने वाले आंगन की तरफ चली गई। सच तो ये था कि मेरा मन था मैं खुद बाहर जाकर सबका स्वागत करूं, उन्हें खाना खिलाऊं, आखिर वो लड़कियों के परिवार थे। लेकिन जिनी ने मुझे जिद करके रोक दिया। उसने कहा कि मुझे बाहरी लोगों से ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि धमकी भी दे डाली कि अगर
मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो घर छोड़कर भाग जाएगी और मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगी। अपनी ही छोटी बहन की ऐसी धमकी सुनकर मेरे पास हार मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। एक दिन पहले तीनों लड़कियां अपने-अपने घर जाकर मेरा प्रस्ताव बता आई थीं और आज तीनों परिवार एक साथ जाओ रेजिडेंस पहुंच चुके थे। सामने वाले आंगन में कुल 14 लोग चुपचाप खड़े थे। जिंगसियू का असली नाम सन चिन्हुआ था। उसके पिता सन टिएजू, माँ मैडम सुनशेन, बड़ा भाई सन दाजू और दो छोटी बहनें शाहुआ और चियूहुआ थीं। उन्हें देखकर मैं मन ही मन हंस पड़ा। अगर इनके यहाँ एक और बेटी होती तो शायद उसका नाम दोंगहुआ रख देते और चारों मौसम पूरे हो जाते। जिनवेन का पुराना नाम वांग शाओनी था। उसके माता पिता के अलावा तीन छोटे भाई भी थे। वहीं जिंग्युअन, जो पहले लीदाया कहलाती थी, अपने माता पिता और दो छोटे भाइयों के साथ आई थी। सभी लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जिस बदनाम आदमी या यूं कहें कि जिस महान उपकारी मास्टर जाओ के बारे में उन्होंने इतना सुना था, वो अभी तक दिखाई नहीं दिए थे। सब सीधे साधे किसान थे, इसीलिए कोई इधर उधर घूमने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी सामने वाले आंगन और बीच वाले आंगन के बीच का बड़ा दरवाजा धीरे धीरे खुला। सबसे आगे पूरे आत्मविश्वास के साथ जीनी बाहर आई और उसके पीछे बाकी तीनों लड़कियां। चारों ने एक जैसे नए कपड़े पहन रखे थे और उनके चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास था। जीनी ने देखा कि तीनों परिवार शांति से इंतजार कर रहे थे और किसी ने कोई परेशानी नहीं की। इससे वो मन ही मन उनसे खुश हुई। वो सबके सामने रुककर साफ आवाज में बोली, सब लोग सुनिए, मेरा नाम जाओ जिन्नी है। मास्टर की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। सभी बड़े लोग जल्दी से झुक गए। नमस्ते मिस जिनी। जिनी का रौब देखकर सबके मन में एक ही बात आई। वो सचमुच किसी बड़े घर की हेडमेड जैसी लग रही थी। उसके बोलने का तरीका, खड़े होने का अंदाज, सब कुछ आम लड़कियों से बिल्कुल अलग था। उन्हें तो लगा कि उनकी अपनी बेटियां हों, शायद उसके सामने छोटी मेड से ज्यादा कुछ नहीं होंगी। काश एक दिन उनकी बेटियां भी जिनी जैसी बन जाएं। जिनी ने शांत आवाज में आगे कहा, आप सब जिंगसियू, जिनवेन और जिंग्युआन के परिवार वाले हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जाओ रेजिडेंस के नियमों का पालन करना होगा। मास्टर कठोर इंसान नहीं है। जब तक आप नियम मानेंगे वो आपके साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे। सबने एक साथ सिर हिलाया। हम नियम मानेंगे, जरूर मानेंगे। जीनिए की शालीन बोली सुनकर सबके दिल में उसके लिए और भी सम्मान बढ़ गया। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये सारी बातें उसने पिछली रात आधी रात तक मुझसे पूछ पूछ कर तैयार की थी और फिर अकेले बैठकर बार बार उनकी प्रैक्टिस भी की थी। उसने अपना चेहरा गंभीर बनाया और बोली, घर के नियम बहुत ज्यादा नहीं है। पहला नियम, जब तक कोई बुलाए नहीं कोई भी पीछे वाले आंगन में नहीं जाएगा। अगर कोई काम हो तो बाहर से ही आवाज लगानी होगी। जो इस नियम को तोड़ेगा उससे मैं बिल्कुल नरमी नहीं बरतूंगी। इतना कहते ही उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। चौदहों लोग इतने डर गए कि किसी की जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। कुछ पल बाद उसका चेहरा फिर सामान्य हो गया। फिलहाल आप सब बीच वाले आंगन में रहेंगे। हर परिवार अभी दो दो कमरे चुन सकता है। अगर आगे जरूरत पड़ी तो मुझे बता देना। जिंगसियू, जिनवेन और जिंगयुन, अपने अपने परिवारों को कमरे दिखा दो। जी बड़ी बहन, तीनों ने एक साथ जवाब दिया। इसके बाद जिन्नी शांति से मुड़ी और पीछे वाले आंगन की तरफ वापस चल दी। लेकिन जैसे ही वो सबकी नजरों से ओझल हुई, उसने तुरंत जीभ बाहर निकाली और दोनों गाल थपथपाते हुए फुसफुसाई, मैं तो इतनी घबरा गई थी कि लगा दिल बाहर निकल जाएगा। मैं पीछे वाले आंगन से ये सब चुपचाप देख रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, मैंने मुस्कुराकर उसे जोरदार थम्स अप दिखाया। मैंने सब देखा। तुम्हारी स्पीच कमाल की थी। सच कहूं तो तुमने ये मुझसे भी बेहतर संभाला। जिन्हें इस परिवार का भविष्य अब तुम पर टिका है। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने सिर झुका लिया और धीरे से बुदबुदाई, मास्टर कृपया मेरा मजाक मत उड़ाइए। उधर सामने वाले आंगन में जिन्नी के जाते ही सबने राहत की सांस ली। कुछ छोटे बच्चे इधर उधर दौड़ने लगे, लेकिन उनके माता पिता ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। भले ही जिनी चली गई थी, लेकिन बाकी तीनों लड़कियां तो वहीं खड़ी थीं। उन्हें अपनी बेटियों पर भरोसा था, लेकिन कौन जाने बाकी दोनों का स्वभाव कैसा हो। वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। तभी हर लड़की अपने अपने परिवार के पास पहुंची। जिनवेन की माँ मुस्कुराते हुए बोली, शाओनी, हमें कौन से कमरे में रहना है? लेकिन अपना पुराना नाम सुनते ही जिनवेन के चेहरे पर हल्की शिकन आ गई। उसने धीरे से कहा, माँ, अब मुझे शाओनी मत बुलाइए, मुझे जिनवेन कहिए। उसकी माँ तुरंत बोली, ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें सारी जिंदगी शाओनी ही कहा है। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही उसके पति ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। हमारी बेटी की बात मान लो। जिनवेन कितना सुंदर नाम है, दूसरों के सामने उसका मजाक मत बनाओ। मैडम वांग ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। वो सब
समझ चुकी थी। वांग शाओनी नाम की उनकी बेटी तो उस दिन बिक चुकी थी। आज उनके सामने जो लड़की खड़ी थी, वो गरीब किसान की बेटी नहीं, बल्कि जाओ परिवार की झाओ जिनवेन थी। भले ही जिनवेन अपने पुराने परिवार को याद रखती थी और उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन अब दोनों के बीच एक नई सीमा बन चुकी थी, जिसका सम्मान करना ही होगा। ये सोचकर मैडम वांग के चेहरे पर बस एक कड़वी मुस्कान रह गई। मैडम वांग के चेहरे पर एक हल्की, लगभग विनती करती हुई मुस्कान उभरी। उन्होंने धीरे से कहा, तो फिर हमें तुम्हें तकलीफ देनी पड़ेगी जिनवेन, जरा हमें हमारे कमरे तक पहुंचा दो। माँ की आवाज में आई झिझक और दूरी महसूस करते ही जिनवेन के दिल में हल्का सा दर्द उठा। वो समझ गई कि उसकी माँ अब उससे पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रही थी, क्योंकि अब उनका रिश्ता बदल चुका था। फिर भी उसने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, ठीक है, मेरे पीछे आइए। दालू, दानियो, दामा, तुम लोग भी साथ आओ। उनके नाम सुनते ही मन हंस पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे परिवार ने अपने बच्चों के नाम खेतों में काम आने वाले जानवरों की तरह रख दिए हों। जैसे ही सब लोग बड़े और खुले कमरे में पहुंचे, वांग दालू ने चारों तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखा और अविश्वास से अपनी बहन से पूछा, दीदी, क्या अब से हम सच में यहीं रहेंगे? पहले जिस छोटी सी फूस की झोपड़ी में वो लोग रहते थे, उसकी तुलना में ये कमरा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। मजबूत मिट्टी की दीवारें, खुली जगह, बिस्तर, मेज और सबसे बड़ी बात, तीनों भाइयों का अपना अलग कमरा था। अब उन्हें हर रात माँ बाप के साथ एक ही जगह ठूंस कर नहीं सोना पड़ेगा। जिनवेन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा कर बोली, दलो, अब से खूब मेहनत करना। जब तक तुम मन लगाकर काम करोगे, मास्टर कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। बड़े होकर तुम्हारी शादी भी बहुत अच्छी लड़की से होगी। लेकिन दलू ने तुरंत जोर जोर से सिर हिला दिया। दीदी, मुझे बीवी नहीं चाहिए। अगर मैं बहुत मेहनत करूं तो क्या मास्टर मुझे भी आपकी तरह कोई अच्छा सा नाम देंगे? सब लोग मेरे नाम दालू का मजाक उड़ाते हैं। मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी बात सुनकर जिनवेन हंसे बिना नहीं रह सकी। ठीक है, खूब मेहनत करना। सही समय आने पर मैं मास्टर से तुम्हारे लिए भी अच्छा नाम रखने की बात करूंगी। ये सुनते ही उसके दोनों छोटे भाई भी दौड़ते हुए आ गए। हमें भी नया नाम चाहिए, दोनों एक साथ चिल्लाए। वो इतने उत्साहित थे कि गलती से ये कहना भूल गए कि उन्हें बीवी नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ नया नाम चाहिए। उनकी मासूमियत देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग हंस पड़े। उस सुबह तीनों परिवार अपना पूरा सामान लेकर यहाँ पहुंचे थे, लेकिन गरीब किसान परिवारों के पास होता ही क्या था? थोड़ी बहुत टूटी चीजें, कुछ बर्तन और कपड़े। दोपहर होने से पहले ही सब लोग अपने अपने कमरों में पूरी तरह बस चुके थे। बीच वाले आंगन में दो बड़ी मेजें लगा दी गईं। मैं मुख्य मेज के सबसे ऊपर बैठा था, जबकि चारों लड़कियां लगातार रसोई और मेज के बीच आ जा रही थी। खाने में कुल 4 तरह की सब्जियां थीं, जिनमें से दो में सचमुच मांस के पतले टुकड़े भी पड़े थे। साथ में सफेद चावल और गेहूं के भाप में बने नरम बन भी थे। मुख्य मेज पर एक तरफ चारों लड़कियां बैठी थीं और दूसरी तरफ तीनों पिता। हालांकि सब एक ही मेज पर बैठे थे, लेकिन हर किसी का खाना अलग अलग परोसा गया था। इतने दिनों तक मेरे साथ रहने के बाद लड़कियां अब साफ सफाई की इतनी आदी हो चुकी थीं कि उन्हें एक ही प्लेट में सबका गंदे चॉपस्टिक्स डालकर खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपने पिता को नीचा समझती थीं। बस सालों की गरीबी और गंदगी के बाद उनके अंदर सफाई की आदत बैठ चुकी थी। दूसरी मेज पर 11 लोग जैसे तैसे बैठे हुए थे। जिन्हें मेरे पास खड़ी मुस्कुराते हुए बोली, आज मास्टर ने आप सबको हमारे नए घर की पहली दावत में बुलाया है, इसलिए कोई शर्म मत कीजिए। जितना मन करे उतना खाइए, बस छोटे बच्चों का ध्यान रखिए, कहीं वो ज्यादा खाकर बीमार न पड़ जाए। उनके सामने रखा खाना देखकर सबके गले अपने आप सूख गए। ऐसा खाना तो उन्हें नए साल पर भी मुश्किल से देखने को मिलता था। कुछ छोटे बच्चों ने तो सीधे हाथ बढ़ा दिए, लेकिन उनकी माओ ने तुरंत चॉपस्टिक्स से उनके हाथों पर हल्की सी चपत लगा दी। जिनी मुस्कुराकर बोली, बस देखते ही रहेंगे या खाना भी शुरू करेंगे? उसके चॉपस्टिक्स उठाते ही बाकी सभी ने भी खाना शुरू कर दिया। एक माँ अपने बेटे की कटोरी में खाना डालते हुए डांट रही थी, धीरे खा, पिछले जन्म में भूखा भूत था क्या? अपनी बहन की इज्जत मत उतरवा। लेकिन दूसरी मेज का हाल तो और भी मजेदार था। वहां पूरा युद्ध चल रहा था। इतनी सारी चीजें देखकर छोटे बच्चे खुद पर काबू ही नहीं रख पा रहे थे। मांस, सफेद चावल और गेहूं के बन, ये सब उनके लिए किसी सपने जैसा था। मामे चाहे जितना उनके हाथों पर मारती रहीं, वो पहले मुंह में खाना ठूंसते रहे और बाद की चिंता बाद में करते रहे। खाना खत्म होने और मेज साफ होने के बाद जीनी ने हल्का सा हाथ उठाया। तुरंत जिंगसियो आगे आई और मेज पर 3 छोटी कपड़े की थैलियां रख दी। जीनी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, मास्टर जानते हैं कि इस समय आप सबकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले से ही आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा एडवांस देने का फैसला किया है। हर परिवार को 500 कॉपर कॉइन्स मिलेंगे। अगर किसी चीज की जरूरत हो
तो इसी पैसे से खरीद लेना। तीनों पिता उन थैलियों को देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह गए। उनकी सांसें तक भारी हो गईं। 500 कॉपर कॉइन्स, इतनी रकम देखने के लिए उन्हें पूरा साल मेहनत करनी पड़ती थी और सारी फसल बेचनी पड़ती थी। लेकिन आज वही पैसे उनकी आंखों के सामने रखे थे। जिन्नी ने आगे कहा, "ये सिर्फ एडवांस है। आगे चलकर आपकी सैलरी में से धीरे-धीरे काट लिया जाएगा। सैलरी के बारे में मास्टर और मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। अब से आप सब वर्कर्स होंगे। बड़े आदमी को रोज 10 कॉपर कॉइन्स मिलेंगे, औरतों को 7। बड़े बच्चे भी काम कर सकते हैं और उनकी उम्र के हिसाब से पैसे मिलेंगे। ये सैलरी हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। जो अच्छा काम करेगा उसकी सैलरी कभी भी बढ़ सकती है। हर 10 दिन में पेमेंट होगी। अगर किसी को कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है। नहीं तो अब आप लोग जा सकते हैं। काम कल सुबह से शुरू होगा।" तीनों आदमी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके लिए ये रकम किसी सपने जैसी थी। सिर्फ एक आदमी की साल भर की कमाई 3 टेल्स से भी ज्यादा हो रही थी। पत्नी की अलग 2.5 टेल्स। बच्चों की कमाई जोड़ो तो 5 टेल्स से ऊपर। इतने पैसे तो 8-10 मुंह जमीन वाले किसान भी हर साल नहीं कमा पाते थे। तभी एक आदमी ने तुरंत हाथ उठा दिया। "मिस जिनी, मेरा एक सवाल है, पूछिए।" वो उत्साह से बोला। "हमें आराम नहीं चाहिए। मेरा पूरा परिवार आज दोपहर से ही काम शुरू कर सकता है।" ये जिंगयुअन के पिता थे। इस सैलरी के लिए वो अपने बेटों दालू, दानियू और यहाँ तक कि 4 साल के छोटे डामा से भी काम करवाने को तैयार थे। जिन्नी की नजर उस छोटे से बच्चे पर गई जो अभी भी मुंह में बन ठूंस रहा था और उसकी माँ बार-बार उसे धीरे खाने के लिए मार रही थी। कुछ पल सोचने के बाद उसने सिर हिलाया। "ठीक है, इसे भी एक कॉपर कॉइन रोज मिलेगा।" उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। पहले मैंने सोचा था कि हर परिवार को बस 10 कॉपर कॉइन्स रोज दे दूं और उन्हें एहसानमंद बना दूं। लेकिन बाद में लगा कि शुरू से ही सही नियम बनाना बेहतर होगा। जितना काम उतनी कमाई, ज्यादा मेहनत ज्यादा पैसे, ज्यादा काम ज्यादा खाना। तीनों परिवार मिलाकर कुल 14 लोग थे। जब ये सब मेरे सिस्टम का इवैल्यूएशन पीरियड पास कर लेंगे तब मुझे रोज पूरे 140 यूएन मिलने लगेंगे, जबकि इन सब की कुल सैलरी मिलाकर मुश्किल से 100 कॉपर कॉइन्स, यानी मेरे हिसाब से सिर्फ 10 यूएन बनती थी। यानी मैं जबरदस्त मुनाफे में था। सबसे अच्छी बात ये थी कि ये परिवार अपने आप चलते फिरते एडवर्टाइजमेंट बन जाएंगे। कुछ दिन यहाँ काम करने के बाद क्या ये अपने रिश्तेदारों को नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। फिर चाचा, ताऊ, मामा, फूफा सब यहाँ काम मांगने आएंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, "काम कल से ही शुरू होगा। बच्चों को देखो, इतना खा लिया है कि ठीक से चल भी नहीं पा रहे। आज इनसे कोई काम नहीं होगा, फैसला हो गया। सब लोग कल से काम शुरू करेंगे।" ये कहकर जिनिए उठी और पीछे वाले आंगन की तरफ चल दी। उसने देखा कि बाकी तीनों लड़कियां अपने परिवार के साथ थोड़ा और रुकना चाहती थीं। उसने बस हल्का सा भौहें चढ़ाई। तीनों तुरंत सीधी खड़ी हो गईं और बिना कुछ बोले उसके पीछे चल पड़ीं। उनके जाते ही बाकी बड़े लोग भी थोड़ा सहज हो गए। औरतें और बच्चे अपने अपने कमरों में सामान जमाने लगे, जबकि तीनों पिता वहीं बैठकर बातें करने लगे। आधे दिन में ही उनमें अच्छी दोस्ती हो गई थी। सन टीजू ने जिंगयुअन के पिता से पूछा, "भाई वांग, सुना था कुछ दिन पहले तुम बहुत बीमार थे। अब तबीयत कैसी है?" उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, "अब बहुत बेहतर हूँ। ये सब डया नहीं, जिंगयुअन की वजह से हुआ। वो पैसे लेकर आई थी। कई दिनों से चिकन सूप पी रहा हूँ, इसीलिए अब काफी ठीक हूँ।" थोड़ी ही देर में बात अपनी अपनी बेटियों पर आ गई। हर पिता गर्व से अपनी बेटी की तारीफ कर रहा था और मन ही मन यही चाहता था कि एक दिन उसकी बेटी भी मिस जेनी जैसी सम्मानित और काबिल बन जाए। उधर पीछे वाले आंगन में मैंने फिर से चारों लड़कियों को बुलाया और मुस्कुराकर कहा, "चलो फिर से पेडे। अब से हर 10 दिन में पेमेंट होगी और हर बार तुम चारों को 100-100 कॉपर कॉइन्स मिलेंगे। आखिर तुम लोग स्किल्ड वर्कर्स हो, तुम्हारी कमाई साधारण वर्कर्स से ज्यादा होनी ही चाहिए।" उन्हें ये तो नहीं पता था कि स्किल्ड वर्कर्स क्या होते हैं, लेकिन पैसे अच्छी चीज होते हैं, ये वो अच्छी तरह जानती थीं। अब ये पहली बार नहीं था, इसीलिए किसी को झिझक भी नहीं हुई। चारों ने खुशी-खुशी अपनी-अपनी थैली उठा ली। जिंगसियू अपनी थैली को कसकर पकड़े हुए थी और मन ही मन सोच रही थी कि अब वो अपने लिए क्या-क्या खरीदेगी। अब उसका परिवार भी यहीं था और अपनी कमाई खुद कर सकता था, इसलिए अब उसे चोरी छिपे उनकी मदद करने की जरूरत नहीं थी। अब वो अपने लिए पैसे बचा सकती थी। तभी जिंगयुआन ने अपनी थैली जिन्नी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, "ये पिछले महीने उधार लिए हुए पैसे वापस।" जिन्नी ने पैसे लेकर चारों तरफ देखा और बोली, "क्यों ना हम सब अपने पैसे मिलाकर फिर से कपड़ा खरीद लें। जो कपड़ा पहले बचा हुआ है उसे मिलाकर शायद हम सबके लिए एक-एक और नए कपड़े बन जाएं। फिर हमारे पास बदलने के लिए एक्स्ट्रा कपड़े भी होंगे। पुराने कपड़े या तो किसी को दे देंगे या गंदे काम के लिए रखेंगे।" हालांकि वो हल्का सा मुस्कुराई। मुझे नहीं लगता कि अब हमें ज्यादा गंदे काम करने पड़ेंगे। आज दोपहर वर्कर्स शहर सामान लेने जा रहे हैं। अगर किसी को कुछ चाहिए तो उनसे कपड़ा भी मंगवा सकते हैं। उसकी बात सुनते ही चारों की आंखें चमक उठी। बिना एक पल सोचे उन्होंने अपने सारे पैसे एक साथ रख दिए। ये देखकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जिनी, तुम सच में बदल गई हो। पहले तुम सबसे ज्यादा बचत करने वाली थी और आज खुद पुराने कपड़े छोड़ने की बात कर रही हो। बहुत अच्छा, मुझे तुम्हारा ये नया रूप बहुत पसंद आया। ऐसे ही आगे बढ़ती रहो।
चारों को कपड़ों और नए रंगों की बातें करते देखकर मेरा ध्यान फिर से हमारे अगले बिजनेस की तरफ चला गया। इस समय साधारण शराब की कीमत 10 से 30 कॉपर कॉइन्स प्रति जिन थी और आम लोग उसे सिर्फ नए साल या किसी खास मौके पर ही पीते थे। और यही वजह थी कि मुझे अपने अगले मौके पर पूरा भरोसा था। चिंगन्यू टाउन आसपास के गांवों की तुलना में कहीं ज्यादा समृद्ध था, इसलिए वहां के अमीर जमींदार और स्थानीय रईस वहीं बसना पसंद करते थे और ऐसे लोग ही बढ़िया क्वालिटी की वाइन पर खुलकर पैसा खर्च करते थे। जाओ रेजिडेंस के बीच वाले आंगन के पीछे सबसे बड़े कमरे में एक विशाल लोहे का डिस्टिलेशन स्टिल रखा था। वो इतना बड़ा था कि 3 आदमी मिलकर भी उसे पूरी तरह बाहों में नहीं घेर सकते थे। उसके नीचे तेज आग जल रही थी और उसकी नली से बिल्कुल साफ पारदर्शी शराब लगातार बड़े बड़े मटकों में भर रही थी। उस समय वहां सिर्फ जिंगसियो की माँ काम कर रही थी। वो आराम से भट्ठी में लकड़ियां डाल रही थी और जैसे ही एक मटका भर जाता तुरंत दूसरा लगा देती। अपने पुराने घर की जान तोड़ मेहनत की तुलना में ये काम तो उन्हें बेहद आसान लगता था। कमरे में आग की वजह से गर्मी जरूर थी, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां खुले होने के कारण काम आराम से हो जाता था। तीनों परिवारों की औरतें बारी बारी से यहाँ काम करती थीं और हर दिन 7 कॉपर कॉइन्स कमाती थीं। तभी बाहर से किसी ने आवाज लगाई, अरे जिंक्सियू की मकाम तैयार हुआ या नहीं? उन्होंने भी जोर से जवाब दिया, आ रही हूँ आ रही हूँ। इतनी जल्दी किस बात की है? अगर लगता है मैं धीरे काम कर रही हूँ तो खुद आकर कर लो। तभी जिंक्सियू के पिता लकड़ियों का गट्ठर उठाए मुस्कुराते हुए अंदर आए। उनके पीछे बाकी 2 आदमी भी हंसते हुए अपनी अपनी लकड़ियां नीचे रख गए। उसी समय पीछे वाले आंगन की छोटी सी लकड़ी की गेट खुली और जीनी अंदर चली आई। उसने शांत स्वर में पूछा, सब तैयार हो गया? उसकी आवाज सुनते ही सबके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। यहाँ तक कि जिंक्सियू की माँ ने भी तुरंत अपना बेफिक्र अंदाज छोड़ दिया और सम्मान से बोली, मिस जिन्नी, लगभग हो गया है, बस इन मटकों को सील करना बाकी है। जिन्नी ने बिना किसी जल्दबाजी के सिर हिलाया। तीनों आदमी तुरंत आगे बढ़े और मटकों को बंद करने में मदद करने लगे। इसी दौरान जिन्नी ने पूछा, लकड़ियों और रॉ लिकर की सप्लाई अभी ठीक चल रही है ना? जिनवेन के पिता ने तुरंत जवाब दिया, रॉ लिकर की अभी कोई दिक्कत नहीं है। शॉपकीपर फंग पहले की तरह सप्लाई दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया है। लेकिन लकड़ियों की कमी शुरू हो गई है। हमारे परिवार रोज जंगल से लकड़ियां काट रहे हैं और आसपास के लगभग सारे सूखे पेड़ खत्म होने वाले हैं। जीनी कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, समझ गई। अब लगता है अब हमें लकड़ियां खरीदनी पड़ेंगी। चारकोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। इस बारे में मैं बाद में मास्टर से बात करूंगी। अभी के लिए ये खेप शहर पहुंचा देते हैं। पूरे चिंगन्यू टाउन में सिर्फ एक ही ऐसी टैवर्न थी जो खास तौर पर शराब बेचती थी। साधारण शराब तो हर जगह मिल जाती थी, इसलिए ये बिजनेस अच्छा तो था, लेकिन इतना भी नहीं कि बेहिसाब मुनाफा हो। ज्यादा से ज्यादा साल भर में 100-200 टेल्स चांदी की कमाई होती थी। जब मैं अपनी डिस्टिल्ड लिकर लेकर शहर पहुंचा तो मैंने बॉस जांग के साथ पार्टनरशिप की बात की। मैंने उन्हें इमोर्टल्स ड्रंकन ड्रीम की खासियत समझाई और उसके भविष्य की इतनी शानदार तस्वीर दिखाई कि बातचीत खत्म होते होते वो टैवर्न लगभग जौ परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। सारे खर्च निकालने के बाद मुनाफे का 70% मुझे मिलने वाला था। उसके बाद मैंने चिंगन्यू टाउन के सभी अमीर परिवारों को मुफ्त में हमारी नई वाइन चखने का निमंत्रण दिया। असर तुरंत दिखाई दिया। सिर्फ एक रात में इमोर्टल्स ड्रंकन ड्रीम पूरे शहर में मशहूर हो गई। जहां साधारण शराब 10 कॉपर कॉइन्स प्रति जिन या 2 कॉपर कॉइन्स प्रति प्रति कटोरी बिकती थी, वहीं मेरी इमोर्टल्स ड्रंकन ड्रीम की कीमत सीधे 100 कॉपर कॉइन्स प्रति जिन और 20 कॉपर कॉइन्स प्रति कटोरी रखी गई। उसका नारा भी बड़ा शानदार था, इसे पीने के बाद तो अमर देवता भी नशे में झूम जाए। उसके बाजार में आते ही 1000 प्याले पीकर भी नशा न होना जैसी कहावत लगभग बेकार हो गई। एक जिन इमोर्टल्स ड्रंकन ड्रीम बनाने के लिए 3 जिन साधारण शराब लगती थी। ऊपर से लकड़ी, ढुलाई और बाकी खर्च जोड़ने के बाद उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 50 कॉपर कॉइन्स पहुंच जाती थी। मेरी नजर में प्रॉफिट मार्जिन कोई बहुत खास नहीं था, लेकिन इस समय पैसे से ज्यादा जरूरी उसकी रेपुटेशन थी। शुरुआत में कम कमाई होना बिल्कुल स्वीकार था। जब एक बार हमारा नाम दूर दूर तक फैल जाएगा, तब 100 कॉपर कॉइन्स प्रति जिन तो पुरानी बात हो जाएगी। अगर कभी इसे इंपीरियल कैपिटल में बेचा तो एक टैल चांदी प्रति जिन से कम कीमत रखना ही शर्म की बात लगेगी। शराब से भरी एक घोड़ा गाड़ी धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी पर एक छोटी सी चौकी रखी थी, जिस पर जीनी बड़ी शालीनता से बैठी अपनी नोटबुक खोलकर पिछले दिन मुझसे सीखे हुए पाठ दोहरा रही थी। सन, वोंग और ली परिवार से एक एक आदमी गाड़ी को संभाल रहा था, जबकि बाकी 2 पीछे पीछे पैदल चल रहे थे। जैसे ही गाड़ी चिंगन्यू टाउन की मुख्य सड़क पर पहुंची, वो एक बड़ी टैवर्न के सामने रुक गई। मोटे से बॉस जंग तुरंत बाहर आए
और दूर से ही मुस्कुराते हुए बोले, मिस जिनी, आपका स्वागत है। जिनी ने भी विनम्र मुस्कान के साथ जवाब दिया, बॉस जंग, आप बहुत कृपा कर रहे हैं। टैवर्न के दो नौकर बाहर आए और शराब के मटके उतारने लगे। जिनी के पास से गुजरते समय किसी ने भी उसकी तरफ सीधा देखने की हिम्मत नहीं की। उसके आगे निकल जाने के बाद ही दोनों ने चोरी छिपे पीछे मुड़कर उसे देखा। ये बात तीनों पिता की नजर से नहीं बची। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। 1-2 साल बाद जिनी 15 साल की हो जाएगी, जो इस दौर में शादी की सामान्य उम्र थी। लेकिन उसकी समझदारी और मेरे उसके प्रति विशेष स्नेह को देखते हुए ऐसे साधारण टैवर्न वर्कर्स उसके लायक कैसे हो सकते थे? वो लोग तो बस दूर से उसकी तारीफ ही कर सकते थे। उधर जीनी बॉस जांग के साथ प्राइवेट रूम में चली गई। थोड़ी ही देर में वेटर कुछ छोटे छोटे स्नैक्स लेकर आया और शॉपकीपर फांग आदर से अकाउंट बुक उसके सामने रख गए। जीनी ने बड़ी सावधानी से हर पन्ना देखना शुरू किया। बीच बीच में वो अपनी नोटबुक में फाउंटेन पेन से हिसाब भी लिखती जा रही थी। बॉस जंग और शॉपकीपर फंग दोनों की नजर बार बार उसकी नोटबुक और पेन पर जा रही थी। इतनी छोटी सी पेन से इतनी सुंदर और साफ लिखावट निकलती थी कि वो दोनों मन ही मन हैरान थे। बॉस जंग के बच्चे पढ़ाई करते थे, इसलिए उन्होंने एक बार जिनी से पूछा भी था कि ये नोटबुक और पेन कितने के आते हैं। जिनी बस मुस्कुराकर बोली थी, ये बहुत महंगी और बेहद दुर्लभ चीजें हैं। मास्टर इन्हें लाने के लिए बहुत दूर गए थे और बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। हमारे पास इतने भी नहीं है कि बेच सकें। सच कहूं तो अगर मैं नोटबुक्स और फाउंटेन पेन्स बेचने लगता तो शायद चावल बेचने से कहीं ज्यादा पैसा कमा सकता था, लेकिन उसका जोखिम भी उतना ही बड़ा था। अब भी खुद को बेवजह लोगों की नजर में लाने की जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे समय आने पर सब होगा। शराब का बिजनेस शुरू होने के बाद मैंने चावल बेचना भी बंद कर दिया था। वैसे भी चिंगन्यू टाउन में चावल की कीमत में पहले ही 20 कॉपर कॉइन्स प्रति जिन से नीचे ला चुका था और रिफाइंड ग्रेन की खपत इतनी नहीं थी कि उसे बेचते रहना फायदेमंद होता। हिसाब देखते देखते अचानक जिन्नी की भौं हल्की सी सिकुड़ गई। उसने कहा, शॉपकीपर फैंग, यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ी है, कृपया इस एंट्री को फिर से देखिए। शॉपकीपर फैंग ने तुरंत लेजर उठाया और तेजी से एबेकस चलाने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मिस जीनी की नजर सचमुच कमाल की है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, मुझसे गलती हो गई थी। उन्होंने बिना किसी बहाने के अपनी गलती मान ली। पहली बार जब जिन्नी हिसाब देखने आई थी तब शॉपकीपर फैंग ने मन ही मन उसे बिल्कुल हल्के में लिया था। उन्हें लगा था कि 13 साल की लड़की भला उस आदमी की गलती कैसे पकड़ सकती है जिसने आधी जिंदगी हिसाब किताब में बिताई हो। उन्हें तो यहाँ तक भरोसा था कि अगर वो चाहें तो आराम से खाते में हेरफेर भी कर सकते हैं और जीनी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हकीकत ने उन्हें जोरदार तमाचा मारा। सिर्फ अपनी नोटबुक, पेन और हिसाब की मदद से जिनी ने एक एक छोटी गलती पकड़ ली। हालांकि वो सब छोटी गलतियां थीं, क्योंकि बड़ी गलती तो पहले ही पकड़ ली जाती। उसी दिन के बाद से शॉपकीपर फैंग उसके इतने प्रभावित हो गए कि अगर जिनी सिर्फ 13 साल की न होती तो शायद वो उसके सामने घुटनों पर बैठकर उसे अपना गुरु बनाने की विनती कर देते। सारे हिसाब पूरे होने के बाद जिनी मुस्कुराई और बोली, शॉपकीपर फैंग, एक और बात है, इस समय इमोर्टल्स ड्रंकन ड्रीम की डिमांड हमारी सप्लाई से ज्यादा हो गई है। प्रोडक्शन सीमित है, इसलिए अब हमारे पास इसकी कीमत बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बॉस जंग ने चौंक कर पूछा, कितनी बढ़ाएंगे? जिन्नी मुस्कुराई। उसके दोनों प्यारे से छोटे दांत दिखाई दिए। उसने अपनी दो पतली उंगलियां उठाई और बोली, अब रिटेल प्राइस 200 कॉपर कॉइन्स प्रतिजिन होगी और टैवर्न के लिए होलसेल प्राइस भी 100 कॉपर कॉइन्स बढ़ जाएगी। बॉस जंग ने जोर से सांस खींची। दोगुनी? ये तो सीधी सीधी लूट है। उस समय हम रोज लगभग 100 जिन शराब बना रहे थे। 200 कॉपर कॉइन्स प्रति जिन के हिसाब से रोज की बिक्री 20 टेल्स चांदी तक पहुंच जाती थी। हालांकि वो पूरा पैसा मेरा नहीं था। टैवर्न को पहले 10 टेल्स देकर शराब खरीदनी पड़ती थी। अच्छी बात यह थी कि साधारण शराब की बिक्री से उसके ज्यादातर खर्च निकल जाते थे। बाकी बचे मुनाफे का 30% बॉस जांग को मिलता था, यानी रोज लगभग 3 टेल्स। इसके अलावा उनकी अपनी डिस्टिलरी भी थी, जहां से रोज 300 जिन साधारण शराब 8 कॉपर कॉइन्स प्रति जिन के हिसाब से आती थी। खर्च निकालने के बाद उसमें उनका असली प्रॉफिट रोज लगभग आधा टेल ही बचता था। लेकिन पूरे साल का हिसाब लगाया जाए तो सिर्फ रॉ लिकर बेचकर ही उन्हें 100 टेल्स से ज्यादा मिल जाते थे। ऊपर से टैवर्न के हिस्से का मुनाफा जोड़ दिया जाए तो उनकी सालाना कमाई 1000 टेल्स से भी ऊपर पहुंच चुकी थी। पहले जहां वो साल भर में मुश्किल से 180 टेल्स कमाते थे, अब उनकी आमदनी लगभग 10 गुना बढ़ चुकी थी। लेकिन इंसान की चाहत कभी खत्म नहीं होती। बॉस जंग ने झिझकते हुए मुस्कुराकर कहा, मिस जिने, अब जब इमोर्टल्स ड्रंकन ड्रीम की कीमत बढ़ रही है तो क्या रॉ लिकर की खरीद कीमत के बारे में भी थोड़ा बात हो सकती है? जिन्नी के चेहरे से प्रोफेशनल मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। अगले ही पल वो पहले से भी ज्यादा चमकदार मुस्कान के साथ बोली, बॉस जंग, कितना अजीब संयोग है, मैं भी आपसे इसी बारे में बात करने वाली थी। कुछ दिन पहले एक आदमी हमारे जाओ रेजिडेंस आया था। वो पास में अपनी डिस्टिलरी बनाना चाहता था
और हमसे कह रहा था कि वो आपको छोड़कर हमें इससे भी सस्ती रॉ लिकर देगा। उससे मेरी काफी दिलचस्प बातचीत हुई थी। ये सुनते ही बॉस जंग का चेहरा एकदम बदल गया। उन्होंने घबराकर दोनों हाथ हिलाए। मिस चिनिए, आपने गलत समझ लिया। मेरा मतलब कीमत कम करने से नहीं था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि प्रोडक्शन बढ़ने के बावजूद मैं होलसेल प्राइस और कम नहीं कर सकता। आखिर मुझे भी अपने वर्कर्स की सैलरी देनी होती है। जीनी ने मासूमियत से पलकें झपकाईं, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, तो फिर लगता है मैंने आपको गलत समझ लिया। बॉस जंग तुरंत बनावटी हंसी हंसते हुए सिर झुका गए। नहीं नहीं, गलती मेरी थी, मैं ठीक से समझा नहीं पाया, इसीलिए मिस जीनी को गलतफहमी हो गई। कुछ और जरूरी बातें तय करने के बाद जीनी ने चांदी के सिक्के इकट्ठा किए, टैवर्न से बाहर निकली और घोड़ा गाड़ी में बैठकर शहर भर से जरूरी सामान खरीदने लगी। सब काम खत्म होने के बाद वो वापस जाओ रेजिडेंस लौटी। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, बाहर लोगों के सामने रहने वाला उसका शांत और गरिमामय चेहरा गायब हो गया। उसकी जगह फिर वही चंचल और प्यारी सी लड़की लौट आई। उसने हल्का सा मुंह फुलाकर शिकायत की, मास्टर, बॉस जंग हमारी शराब से इतना पैसा कमा रहे हैं, फिर भी उनका लालच खत्म ही नहीं होता। मुझे लगता है अब उन्हें बिजनेस से बाहर कर देने का समय आ गया है। मैं आराम से मुस्कुराया और बोला, ये सब फैसले तुम खुद लिया करो, मैं तो बस बैठकर तुम्हारे हर फैसले पर ताली बजाऊंगा। ये सुनकर जीनी खुशी से मुस्कुराई। फिर उसने अपनी नोटबुक खोली और बोली, मास्टर, इस समय हम रोज 900 जिन लेकर भेज रहे हैं। टैवन को बेचने से सीधे 10 टायल चांदी मिलते हैं और टैवन उसे बेचकर फिर 10 टायल्स और कमाता है। प्रॉफिट की तुलना में हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट लगभग कुछ भी नहीं है। टैवन में बॉस जंग की साधारण लिकर भी बिकती है। उसका प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, लेकिन उसी से टैवन का ज्यादातर खर्च निकल जाता है। बाकी प्रॉफिट में से हमें 70% मिलता है, यानी सीधे 7 टायल्स। हमारा सबसे बड़ा खर्च रॉ लेकर खरीदने में होता है। आगे चलकर फायरवुड भी खरीदनी पड़ेगी, लेकिन कुल खर्च 3 टेल्स से ज्यादा नहीं जाएगा। यानी हम हर दिन 14 टेल्स से भी ज्यादा चांदी कमा रहे हैं। पूरे साल का हिसाब लगाया जाए तो लगभग 5,000 टेल्स। जैसे ही उसने आखिरी संख्या बोली, वो खुद भी कुछ पल के लिए चुप रह गई। 5,000 टेल्स एक साल में? उसने अविश्वास से बुदबुदाया। अगर कोई खेती करके इतना कमाना चाहे तो शायद उसे हजारों नहीं बल्कि दसियों हजार एमओ उपजाऊ जमीन चाहिए होगी। बाकी तीनों लड़कियां भी खुशी से उछल पड़ी। जिनवेन हमेशा की तरह बेवकूफी भरी मुस्कान के साथ बोली, तो अब हम जो चाहें वो खा सकते हैं ना? बड़ी बड़ी मछलियां, रोस्ट मीट, रोस्ट चिकन, रोस्ट गूस। उसके चेहरे को देखकर ही समझ आ रहा था कि उसके दिमाग में फिर वही सपना चल रहा है, जहां वो स्वादिष्ट खाने से भरी अनगिनत मेजों के बीच बैठी है। कुछ पल के लिए चीनी भी उस कल्पना में खो गई, लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को संभाल लिया। उसने गंभीर स्वर में कहा, थोड़ा सपना देखना ठीक है, लेकिन याद रखो, अमीरी का दिखावा नहीं करना चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई हमारी दौलत पर नजर डाले। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बोली, मास्टर, अब मुझे रॉ लिकर का बिजनेस बॉस जांग के हाथ में छोड़ना बिल्कुल सुरक्षित नहीं लगता। मुझे लगता है हमें अपनी खुद की डिस्टिलरी बनानी चाहिए। प्रॉफिट शायद थोड़ा कम होगा, लेकिन मन को शांति रहेगी। मैंने हिसाब लगाया है, अगर हम रोज 500 जिन रॉ लिकर बनाने वाली डिस्टिलरी बनाएं तो लगभग 12 वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। वर्कर्स चाहिए, ये शब्द सुनते ही मेरी आंखें चमक उठीं। सिर्फ 12? ज्यादा लोग क्यों नहीं रखते, ताकि किसी को बहुत मेहनत न करनी पड़े? हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जिनिया ने थोड़ा सोचा, फिर सिर हिलाया, तो फिर 20 लोग रखते हैं, यानी 10 परिवार, 10 आदमी और 10 औरतें, इतना काफी रहेगा। मैं हंस पड़ा। बहुत बढ़िया, जितनी जल्दी हो सके शुरू कर दो। बॉस जांग को भी पता चलना चाहिए कि किसी दृढ़ निश्चयी लड़की को हल्के में लेने का क्या नतीजा होता है। मेरी बात सुनकर जिनी का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। मास्टर, इसके बाद चारों लड़कियां तुरंत प्लानिंग में लग गईं। डिस्टिलरी कहाँ बनेगी, कितनी बड़ी होगी, कौन कौन सी बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, ब्रूइंग इक्विपमेंट क्या होगा, कितने बड़े फर्मेंटेशन बैरल्स बनाने होंगे। एक एक बात पर विस्तार से चर्चा होने लगी। आखिर में जिनी ने सुझाव दिया, असल में क्यों ना हम बॉस जांग की पूरी डिस्टिलरी ही खरीद लें। बिल्डिंग भी मिल जाएगी, इक्विपमेंट भी और वर्कर्स भी। मैंने सिर्फ एक सुझाव दिया। पहले ही मैं सिस्टम से पूरे इलाके का डेवलपमेंट प्लान बनवा चुका था, इसलिए मैं चाहता था कि भविष्य में बनने वाली हर बिल्डिंग उसी लेआउट के अंदर बने। मैं नहीं चाहता था कि आगे चलकर हमारी बनने वाली सिटी का नक्शा बिगड़ जाए। मैंने सिस्टम में 10 यूएन खर्च करके एक शानदार छोटी डिस्टिलरी का ब्लूप्रिंट भी खरीदा और उसे ध्यान से कागज पर उतार कर लड़कियों को दे दिया। ब्लूप्रिंट देखते ही उनका उत्साह और बढ़ गया। मीटिंग खत्म होते ही सब लोग अपने अपने काम में लग
लग गए। जीनी ने घोड़ा गाड़ी भेजकर बॉस जंग से बातचीत शुरू करवाई। जिंगसियू बॉस वांग को नई फैक्ट्री बनाने बुलाने चली गई। जिनवेन और जिंगयुअन अलग अलग व्यापारियों से अनाज की सप्लाई तय करने निकल गई, और मैं इस पूरे घर का तथाकथित मास्टर आराम से घर में लेटा कुछ भी नहीं कर रहा था। पता ही नहीं चला कि ये चारों लड़कियां कब इतनी काबिल बन गईं कि उनके मास्टर के पास करने के लिए कोई काम ही नहीं बचा। मैं खुद पर हंस पड़ा। सच में बिना मेहनत किए सारे फायदे उठाकर भी ऊपर से शिकायत करना, यही मेरी हालत थी। अच्छी बात ये रही कि सब कुछ उम्मीद से भी ज्यादा आसानी से होता चला गया। कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले ही बॉस वांग खुद अपने मजदूरों के साथ आ पहुंचे। फैक्ट्री बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था, बस एक बड़ा आयताकार आंगन था जिसके चारों तरफ ऊंची दीवारें बनाई गईं ताकि आगे चलकर कोई चोर अंदर न घुस सके। अंदर मिट्टी की दीवारों से अलग अलग काम की जगह बांट दी गईं। अनाज और शराब के मटके रखने वाले गोदामों पर अभी सिर्फ साधारण छतें बनाई गईं। वर्कर्स के रहने के कमरे बनाने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगी, लेकिन वहां भी हमने जाओ रेजिडेंस वाला ही तरीका अपनाया। सिर्फ 7-8 दिनों में पूरी फैक्ट्री तैयार हो गई। उधर बॉस जंग ने भी आंसू भरी आंखों से अपनी छोटी डिस्टिलरी हमें बेचने का फैसला कर लिया, ताकि टैवर्न के साथ उनकी सबसे कीमती पार्टनरशिप बची रहे। वैसे भी उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हमारी अपनी डिस्टिलरी शुरू होते ही उनकी पुरानी डिस्टिलरी की कोई कीमत नहीं बचती। उनकी साधारण लिकर सिर्फ चिंगन्यू टाउन के आसपास ही बिक सकती थी, और उसका ज्यादातर हिस्सा तो हम पहले ही रॉ मटेरियल के रूप में खरीद रहे थे। इमॉर्टल्स ड्रंकन ड्रीम जैसी दीवानगी अब किसी को उनकी शराब के लिए नहीं थी। वैसे चिंगन्यू टाउन अकेले रोज 100 जिन इमॉर्टल्स ड्रंकन ड्रीम कभी नहीं पी सकता था, लेकिन मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पूरी तरह सफल रही। चारों तरफ अफवाह फैल गई कि हमारी शराब में कोई रहस्यमय गुप्त सामग्री मिलाई जाती है, और अगर कभी इसकी प्रोडक्शन रुक गई तो फिर ये शराब हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। बस फिर क्या था, अमीर लोग एक जिन खरीदकर पीने की बजाय 10-10 जिन खरीदकर घर में जमा करने लगे। कीमत दोगुनी होने के बाद भी बिक्री और तेज हो गई। लोगों को लगने लगा कि ये शराब सिर्फ पीने की चीज नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है। यहाँ तक कि जो लोग कभी शराब नहीं पीते थे वो भी खरीदने दौड़ पड़े। बाजार हमेशा से ऐसा ही अजीब रहा है। कुछ समय पहले तक मेरे पूरे घर में सिर्फ 19 लोग थे। सिस्टम से मुझे रोज 190 यूएन की सब्सिडी मिलती थी, यानी लगभग 1900 कॉपर कॉइन्स या लगभग 2 टेल्स चांदी। लेकिन अब सिर्फ लिकर बिजनेस ही रोज 10 टेल से ज्यादा कमा रहा था। इसलिए मैंने सब्सिडी के पैसे छूना भी बंद कर दिया और उन्हें बस जमा होने दिया। नई डिस्टिलरी में बॉस जांग के पुराने वर्कर्स वाले कई परिवार हमारे साथ आ गए, जिन्हीं ने आसपास के गांवों से भी कई गरीब परिवारों को भर्ती किया। देखते ही देखते हमारे साथ 10 नए परिवार और जुड़ गए। बच्चों समेत अब हमारी कुल पॉपुलेशन 53 लोगों तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही उनका प्रोबेशन पीरियड पूरा होगा, सिस्टम से मिलने वाली मेरी रोजस की सब्सिडी सीधे 720 यूएन हो जाएगी, यानी इस दुनिया में आने से पहले जो सैलरी मुझे मिलती थी उससे भी ज्यादा। एक दिन मैंने जिनी से कहा, मुझे अब भी लगता है कि आम लोगों की असली ताकत खेती में होती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाओ और बंजर जमीन को खेती लायक बनाओ। हमें जितना हो सके उतना अनाज उगाना है। वो समझ नहीं पा रही थी कि जब हम रोज इतना पैसा कमा रहे हैं तब भी मैं खेती पर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, लेकिन हमेशा की तरह उसने मुझ पर बिना सवाल किए भरोसा किया। ठीक है मास्टर, मैं और लोगों को भर्ती करूंगी और ज्यादा जमीन तैयार करवाऊंगी। मैंने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। अब जब हम अमीर हो गए हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। आम लोग बहुत मुश्किल में जी रहे हैं। सिर्फ जवान आदमियों को मत रखना। अगर कोई बूढ़ा, बच्चा, विधवा, मंक, नन या कोई अपंग भी काम करना चाहता हो तो उसे भी रख लेना। जब तक वो मेहनत करना चाहता है, मैं चाहता हूँ कि उसके पास पेट भर खाने लायक खाना जरूर हो। इसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। समझी? जिन्नी ने बेबस होकर मुस्कुरा दिया। जी मास्टर, मैं समझ गई। मैं मन ही मन मुस्कुराया। सच तो ये था कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कौन है, बस वो जिंदा इंसान होना चाहिए। क्योंकि हर नया इंसान मतलब सिस्टम से रोज के 10 यूएन। और कुछ ही दिनों में पूरे चिंगन्यू टाउन में तरह तरह की बातें फैलने लगी। सुना तुमने, कुछ महीने पहले जो बदमाश यहाँ आया था उसने फिर नया तमाशा शुरू कर दिया। कौन सा बदमाश? हमारे शहर में वैसे भी ज्यादा नहीं है। और कौन? वही सबसे बड़ा मास्टर जाओ, वही अनाज बेचने वाला। इमॉर्टल्स ड्रंकन ड्रीम बेचने के अलावा अब क्या कर दिया उसने? लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। थोड़े से पैसे क्या कमा लिए, खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा। सुना है हर जगह लोगों को बुलाकर बंजर जमीन साफ करवा रहा है, और अगर मन लगाकर काम करो तो रोज 10 कॉपर कॉइन्स देता है। रोज 10 कॉपर कॉइन्स यानी हर 3 महीने में लगभग 1 टैल चांदी। मुझे तो यकीन नहीं होता। मुझे भी नहीं। सामने वाला जोर से हंस पड़ा। लेकिन बेवकूफों की कमी थोड़ी है, यकीन करने वाले तो लाइन लगाकर पहुंच रहे हैं।